चलो जी स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन द कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड द पोटेंशियल एनर्जी। सो रिलेशन ऑलरेडी डिस्कस हुआ था। देखो ये चीजें फिर से लिखी हैं, बार बार वो चीज लिखी जाती है। दैट द टर्म पोटेंशियल एनर्जी implies दैट द सिस्टम हैज द पोटेंशियल और कैपेबिलिटी ऑफ either gaining kinetic energy or doing work when it is released under the influence of conservative force. And we can define the potential energy such that the work done by conservative force equal to decrease in the potential energy. तो ये लास्ट क्लास में भी इसके बारे में कहा गया था, फिर से बोल रहे हैं, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू डिक्रीज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। यही इसका मेन कंसेप्ट है, दैट वर्क डन इक्वल्स टू डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब आप लिखोगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। ये कंसेप्ट लगाओगे इसमें। तो और वर्क डन को हम लोग ये लिख सकते हैं, मतलब ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पर, ये जो टर्म है आपका इंटीग्रेशन के साथ वाला है, ये इंटीग्रेशन के साथ वाला टर्म बेसिकली वर्क की डेफिनेशन है। और इस माइनस साइन को अगर हम लेफ्ट साइड पर ट्रांसफर कर दें तो जो ऊपर इक्वेशन लिखी गई है वही आ जाएगी। अगर राइट साइड के माइनस को लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर कर दो तो सेम चीज आ जाएगी। तो वर्क डन माइनस टाइम्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये डेफिनेशन को याद रखना है। सुबह गुड इवनिंग। और अब इसी को हम अगले अगले कुछ क्वेश्चंस में यूज करने जा रहे हैं। दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ द फोर्स इनटू dx फ्रॉम द लिमिट x1 टू x2 इज u इनिशियल माइनस u फाइनल। लेकिन ये केस आपका देखो, मैं बता दूं, सिंपल केस है। सिंपल केस क्या है कि ये फोर्स वन डायमेंशन का है। फोर्स इज अलोंग द एक्स डायमेंशन और मोशन भी एक्स डायमेंशन पे है, मतलब ये वन डायमेंशन सिचुएशन है। तो वन डायमेंशन के टाइम पर तो आप ये लिखोगे फोर्स का यहाँ पर एक्स कंपोनेंट कर देंगे और ये dx फॉर द वन डायमेंशन। बट सिचुएशन से टू डायमेंशन की भी हो सकती है और सिचुएशन से थ्री डायमेंशन की भी हो सकती है। तो पहले वन डायमेंशन का एक न्यूमेरिकल आपको दिखा देना, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है। यहीं पर एज एग्जांपल देखो, आप पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। फोर्स आपको दिया गया है F इक्वल टू 6x और पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है एट द पोजिशन x इक्वल टू 2 और साथ में कह रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट x इक्वल टू 0। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, सीधा सीधा ये रिजल्ट अप्लाई करना है इसके अंदर कि पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप स्ट्रेट फॉरवर्ड रिजल्ट अप्लाई करो और इसका सोल्यूशन लिखो। दैट इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो फोर्स की वैल्यू यहाँ पर 6 इंटू एक्स हो गई इंटू डी एक्स। उसकी लिमिट लगाएंगे इनिशियल पॉइंट x1 से फाइनल पॉइंट x2। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पर x इक्वल टू 0 ले लेंगे, फाइनल पॉइंट x इक्वल टू 2 ले लेंगे। तो फ्रॉम x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 एंड राइट हैंड साइड पर लिखेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग और x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर इनिशियल वैल्यू 0 हो गई एंड देन फाइनल वैल्यू मतलब पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, बस इसको डायरेक्टली सॉल्व कर ले कितना आ जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी एट x इक्वल टू 2 कैलकुलेट हो जाएगा इसके हिसाब से इसका आंसर। और मेरे हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा 3x² यानी -12 जूल्स, -12 जूल। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होगा ये, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिकल पोर्शन नहीं है। मैथमेटिकल बिकॉज डेफिनेशन है तो मैथमेटिकली भी काम कर सकते हो, इसमें कोई लॉजिकल पार्ट नहीं है। और वन डायमेंशन के बाद अगर यही चीज टू डायमेंशन में जाएगी तो हम क्या करेंगे, जो LHS है हमारा, ये जो आपका LHS वाला पोर्शन है, यानी कि यहाँ पर जहाँ पर आप इंटीग्रेशन में फोर्स की x कंपोनेंट को dx के साथ इंटीग्रेट कर रहे हो, यही चीज आप टू डायमेंशन में फोर्स की x कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करेंगे और फोर्स के y कंपोनेंट को भी इंटीग्रेट करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल वही है हमारा। देखो यहाँ पर ये दो डायमेंशन का फोर्स है, ठीक है, ये फोर्स टू डायमेंशन का है बट प्रोसेस सेम लगाओ, सेम प्रोसेस। दैट अभी हम लोगों ने लिखा था कि इंटीग्रेशन ऑफ x कंपोनेंट ऑफ द फोर्स विथ dx फ्रॉम x1 टू x2। अब इसमें दूसरा कंपोनेंट y वाला भी ऐड कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स फ्रॉम y1 टू y2। और फिर इसको लिखेंगे इट इज द u इनिशियल वैल्यू माइनस u फाइनल वैल्यू। सेम कंसेप्ट फिर से लगेगा आपका वन डायमेंशन में भी और टू डायमेंशन में भी। इवन थ्री डायमेंशन होगा तो लेफ्ट हैंड साइड पर एक इंटीग्रेशन और बढ़ जाएगा आपका। लेफ्ट हैंड साइड नंबर ऑफ टर्म्स जो आएंगे इंटीग्रेट करने वाली, वन डायमेंशन में वन टर्म होगी, टू डायमेंशन के लिए दो टर्म्स इंटीग्रेट होंगे और थ्री डायमेंशन की फोर्स है तो थ्री टर्म्स इंटीग्रेट करोगे। बाकी मैथमेटिक्स हो गया फिर से एक बार।
फर्स्ट इंटीग्रेशन में फोर्स का एक्स कंपोनेंट आएगा, जो कि यहाँ पर फोर्स का एक्स कंपोनेंट जो एक्सप्रेशन दिया गया उसके हिसाब से b मल्टीप्लाइड बाई एक्स है। तो b इंटू एक्स, फोर्स का एक्स कंपोनेंट पहले रखोगे, वहां पर dx पुट करें और उसकी लिमिट फ्रॉम x1 टू x2। तो यहाँ पर बात हो रही है ओरिजिन की और दूसरी बात हो रही है x, y की। तो एक लिमिट आप ओरिजिन के करस्पॉन्डिंग 0 रखेंगे, दूसरी लिमिट x, y के करस्पॉन्डिंग x रखेंगे, प्लस फोर्स का y कंपोनेंट वो b इंटू वाई है, y कंपोनेंट b इंटू वाई, इसके साथ dy लगाओ। इसमें भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे, 0 से y तक का कंसेप्ट, और इक्वल टू द इनिशियल एनर्जी। इनिशियल मतलब ओरिजिन वाली एनर्जी, वहां पर 0 लिखा गया है, और फाइनल एनर्जी वो वाली होगी जो इस पॉइंट पर आएगी x, y पर। तो u एट x, y। अब इसको भी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। b बाहर चला गया इंटीग्रेशन से, और x dx इंटीग्रेट होकर के बेसिकली x स्क्वायर बाई 2। ऐसे ही यहाँ से भी b बाहर चला जाएगा, y dy इंटीग्रेट कर लो और यहाँ से इंटीग्रेट करके आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2 एंड इक्वल्स टू माइनस टाइम्स पोटेंशियल एनर्जी जो x, y पर होगी। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, पोटेंशियल एनर्जी x, y पर बन जाएगा माइनस b बाहर ले सकते हो, b बाई 2 बाहर ले सकते हो, और ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज रिजल्ट, ये इसका आंसर हो गया। तो प्योरली मैथमेटिकल कंसेप्ट है इसमें, पहले बता दें आपको, फिजिक्स का एक डेफिनेशन है, बाकी सब मैथ है इसमें। आई मीन इस क्वेश्चन को तभी कर पाओगे जब इंटीग्रेशन आती होंगी, और ये भी मैंने जानबूझ करके सिंपल इंटीग्रेशन को इसलिए यूज किया है कि फॉर्मूले अगर नहीं भी याद है तो ये पावर वाला फॉर्मूला ऑलमोस्ट सभी को याद होता है। एक और एग्जांपल लिया इसी तरीके से, नेक्स्ट एग्जांपल देखो क्या है। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट है, फोर्स की 2 डायमेंशंस दी गई हैं। तो पहले हम अपना फॉर्मूला लिखेंगे, इंटीग्रेशन में एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई डी वाई, यानी वाई कंपोनेंट को इंटीग्रेट करो, और राइट साइड इनिशियल माइनस ऑफ फाइनल, बस ये कंसेप्ट करना। लिमिट यहाँ पर भी 0 से x की और 0 से y की। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स कितना है, तो फोर्स में b इंटू वाई, b इंटू वाई हमारे लिए फोर्स का x कंपोनेंट है, और b इंटू एक्स हमारे लिए फोर्स का y कंपोनेंट। तो एफ एक्स की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे b इंटू वाई इंटू डी एक्स, और एफ वाई की जगह सब्सटीट्यूट करेंगे b इंटू एक्स इंटू डी एक्स, इक्वल टू u इनिशियल माइनस u फाइनल। ये रखेंगे आप यहाँ पर। लिमिट लगाओगे 0 से x तक की यहाँ पर, और लिमिट लगाओगे यहाँ 0 से y तक की। बट यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आएगी। यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आएगी इस क्वेश्चन में, देखो। तो मतलब यहाँ पर प्रॉब्लम यानी इश्यूज क्या है हमारे साथ, क्या हमारे साथ प्रॉब्लम आ रहा है, इसको आगे प्रोसीड क्यों नहीं कर सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि इंटीग्रेशन के अंदर यहाँ पर y का टर्म है आपका, और यहाँ पर dx है। तो इसके लिए ना आपको y और x का रिलेशन चाहिए होगा, और ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है उसमें कोई ऐसा रिलेशन नहीं दिया गया है कि y और x आपस में कैसा रिलेशन है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि y और x में एक अननोन रिलेशन चल रहा है हमारे पास, अननोन रिलेशन है जिसके बारे में क्वेश्चन में लिखा ही नहीं गया में। सिमिलरली यहाँ पर मिस्टेक हुई है, यहाँ पर ये dy होगा। सेम प्रॉब्लम यहाँ पर भी आ रही है कि ये x और y का आपस में रिलेशन नहीं दे रखा हमें। तो इसको इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करोगे, मतलब ये जो प्रॉब्लम चल रही है कि इंटीग्रेशन तभी कर पाएंगे जब y और x में रिलेशन हो, या फिर x और y में रिलेशन हो। तो पाथ दूसरा ले लेंगे। हाँ, पाथ दूसरा लेंगे, बिल्कुल। पाथ तो यहाँ पर कंसेप्ट है कि आप अपना चॉइस ऑफ पाथ कर दें, है ना। 2-3 कंसेप्ट होते हैं, 2 तरीके हैं, कई तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इसको। तो अब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको रिजॉल्व करेंगे मतलब बाय सिलेक्शन ऑफ पाथ कर दीजिए, रिजॉल्व बाय चॉइस ऑफ पाथ। अब आप कौन सा पाथ चूज करना चाहते हो ये इंपॉर्टेंट है आपका, चॉइस ऑफ पाथ। ये एग्जांपल पहले भी किया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ यहाँ पर। सर तो अलोंग द एक्स एक्सिस चलेंगे, फिर हाँ, पैरेलल टू द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब हम 0,0 से पहले मूव करेंगे x, y पर। पहले 0,0 से x, 0 जाएंगे, और फिर x, 0 से हम जाएंगे टिल द पॉइंट x, y। पहले ऐसे जाएंगे। तो जो मेरा पहला वाला पाथ होगा 0,0 से x, 0, 0,0 से x, 0 जाने का मतलब वहां पर y कोऑर्डिनेट 0 है। तो क्या आंसर आएगा, ऊपर का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बनेगा, देखो। 0 हो जाएगा सर। नहीं, कौन सा 0 हो जाएगा, हाँ ये लेफ्ट वाला।
हाँ, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर आप वर्क कैलकुलेट करोगे। तो वर्क निकालेंगे, तो वर्क के लिए मैंने कहा था कि क्योंकि ये मोशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखो क्या है कि ये जो आप 0,0 से x,0 जा रहे हो, इसका मतलब आपने एक मोशन लिया है पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। मोशन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस के लिए आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो इसका वर्क इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स से आएगा। लेकिन जो एफ एक्स इस क्वेश्चन में दिया गया है, इस क्वेश्चन में जो एफ एक्स की वैल्यू है वो b इंटू वाई है। तो एफ एक्स इस क्वेश्चन में b इंटू वाई, और y यहाँ पर 0 चल रहा है, दैट मीन्स कि ये पूरा इंटीग्रेशन 0 आएगा। फिर सेकंड वाला काम करेंगे x,0 से x,y, दैट मीन्स कि नाउ द मोशन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो मोशन पैरेलल टू y एक्सिस में जब वर्क कैलकुलेट करेंगे तो ये वर्क फोर्स के y कंपोनेंट के इंटीग्रेशन से आएगा। और फोर्स का y कंपोनेंट इस क्वेश्चन में कितना है देख लो, फोर्स का y कंपोनेंट की वैल्यू इस क्वेश्चन में, सर x कांस्टेंट है। हाँ, मतलब फोर्स का y कंपोनेंट b इंटू एक्स है। y कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज b इंटू एक्स, साथ में यहाँ dy। लेकिन ये x कांस्टेंट चलेगा, क्योंकि जब आप x,0 से x,y जाओगे, यानी कि वैल्यू ऑफ x वेरिएबल ना होकर के एक कांस्टेंट वैल्यू हो गई, तो bx को बाहर ले आएंगे और ये सीधा सीधा आंसर bxy बन जाएगा। अब इससे टोटल वर्क निकाल सकते हो कि वर्क टोटल जो हुआ यहाँ पर दोनों पार्ट्स को ऐड करके, तो वो टोटल वर्क हो जाएगा b इंटू एक्स वाई। और पीछे की डेफिनेशन यूज करेंगे कि जब टोटल वर्क फाइंड कर लिया होगा तो वर्क डन बराबर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। डेफिनेशन को यूज कर रहे हैं कि वर्क इक्वल टू यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो ये जो वर्क कैलकुलेट करेंगे इसी को पुट कर देंगे इनिशियल एनर्जी मतलब कि ओरिजिन वाली एनर्जी, और फाइनल एनर्जी मतलब कि x,y। और ओरिजिन पर क्वेश्चन में 0 कहा गया है, क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ओरिजिन पर एनर्जी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से फाइनली ये आ जाएगा कि पोटेंशियल एनर्जी एट द पॉइंट x,y इज इक्वल टू माइनस ऑफ b इंटू एक्स इंटू वाई। ये इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है जहाँ पर चेक करना है आपको कि ये फोर्स कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो ये कैसे चेक करेंगे कि ये फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है? तो राउंड ट्रिप 0 अगर है, सर आप डिफरेंट पाथ से अप्रोच करके देखेंगे तो आंसर हाँ क्या बिल्कुल, डेफिनेशन फॉलो करेंगे कि अगर दो अलग अलग पाथ फॉलो किया जाए और सेम वर्क आ जाता है तो आप कह देंगे कि ठीक है ये फिर भाई कंजर्वेटिव है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ इसमें, देखो 0,0 एक पॉइंट लूंगा और एक कोई रैंडम पॉइंट चूज करते हैं x,y, और मैं दो पाथ चूज करने जा रहा हूँ। यहाँ पर दो पाथ, ध्यान से देखिएगा दो पाथ मेरे कौन से होंगे। तो पहला पाथ में, इसमें एक और पॉइंट है, सॉरी 0,0 के अलावा एक पॉइंट हम यहाँ पर चूज कर रहे हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट चूज कर रहे हैं x,0, और एक पॉइंट हम y एक्सिस के ऊपर चूज कर रहे हैं along x कर लीजिए, एक बार 0,y। along y। हाँ, तो दो पाथ सुनो, क्योंकि आपको 0,0 से x,y जाना है ना, तो पहले क्या करते हैं, देखो पहले हम 0,0 से x,0 जाएंगे, पहले इधर की तरफ जाएंगे और फिर x,0 से x,y चले जाएंगे। एक पाथ हमारा ये होगा। तो पहले इस वाले पाथ का वर्क निकालो, मतलब जो मेरा पाथ 1 है वो 0,0 से फिर x,0 और फिर x,0 से x,y, ये जाना है मुझे, ये पूरा पाथ है मेरा। अब इसमें क्या वर्क हुआ मेरा, तो पहले वाले पोर्शन का वर्क जब निकालेंगे 0,0 से x,0 जाने का वर्क, तो यहाँ पर वर्क फोर्स के x कंपोनेंट का होगा। तो फोर्स का x कंपोनेंट यहाँ पर y² दे रखा है, फोर्स का x कंपोनेंट, तो यहाँ पर हाँ, यहाँ पर y² इंटू dx करेंगे, लेकिन इसमें y की वैल्यू 0 है इस पूरे रास्ते में, तो ये 0 हो गया। फिर आप दूसरा वाला वर्क निकालो x,0 से x,y जाने का वर्क, तो इसके वर्क के लिए फोर्स का y कंपोनेंट यानी x² को यूज करेंगे, लेकिन इंटीग्रेट dy के साथ करेंगे, लेकिन यहाँ पर x² कांस्टेंट रहेगा। y³/3 नहीं बच्चा, x² कांस्टेंट तो बाहर, अच्छा हाँ सॉरी सर, x तो कांस्टेंट रहेगा, तो इसमें x स्क्वायर y हो जाएगा। x²y हो गया। तो कुल मिलाकर के टोटल वर्क जो निकला पाथ 1 का, टोटल वर्क फॉर द पाथ 1 x² y
जीरो प्लस माइनस जीरो नहीं, वर्क है, माइनस नहीं करो, अभी वर्क निकाला है। अब हम एक दूसरा रास्ता लेंगे यहाँ पर, तो सेकंड रास्ता मेरा कौन सा है वो देखिएगा आप। तो सेकंड पाथ हम क्या करेंगे, 0,0 से पहले 0,y की तरफ जाएंगे ये 0 होगा। और वहां से फिर हम x,y जाएंगे, ये दूसरा रास्ता है। 5x। तो अब इसके लिए देखो क्या आंसर आएगा, मतलब हमारा पाथ 2। तो पाथ 2 हमने चूज किया है 0,0 से टिल 0,y एंड देन 0,y से चूज करेंगे x,y तक। ये हमने दूसरा पाथ चूज किया। तो अब इस वाले पाथ में क्या वर्क आएगा, देखो सबसे पहले 0,0 से 0,y जो यानी कि x की वैल्यू 0 हो गई, लेकिन ये y एक्सिस पे जा रहे हैं तो फोर्स का y कंपोनेंट यहाँ लिखेंगे x स्क्वायर। y स्क्वायर x है। x स्क्वायर को dy से इंटीग्रेट करेंगे क्योंकि ये मोशन y एक्सिस पे हो रहा है। h स्क्वायर y। हाँ नहीं बच्चा, जीरो जीरो कॉमा सर जीरो सर जीरो हो जीरो हो जाएगा। जाएगा। एक्स जीरो है, तो ये वर्क जीरो हो गया। अब सेकंड वाला वर्क जो होगा, सेकंड वाला वर्क, सेकंड वाले में आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस जा रहे हो, 0,0,y से अगर हम x,y जाएंगे तो ये मोशन x एक्सिस के पैरेलल है। तो मोशन x एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो फोर्स का x कंपोनेंट यूज करेंगे, यानी y स्क्वायर को यूज करेंगे यहाँ पर। तो y स्क्वायर इंटू डी रखेंगे, लेकिन y कांस्टेंट है इसमें, यहाँ पर तो y y वेरिएबल स्क्वायर x हो जाएगा। y स्क्वायर x आएगा। अलग आ गया। इसका अलग मतलब आ यहाँ पर गया। टोटल वर्क निकालोगे तो नॉन नेट कंजर्वेटिव। टोटल वर्क वाई स्क्वायर एक्स है, यानी रास्ता बदल दिया। तो पहले एक्स स्क्वायर वर्क था, अब ये वाई स्क्वायर है, डिफरेंट वर्क आ रहा है। तो अब आप क्लियरली नॉन कंजर्वेटिव। हाँ नॉन कंजर्वेटिव। डिक्लेयर कर दीजिए कि ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर ये बराबर आ गए होते तो हम कंजर्वेटिव कर देते, लेकिन क्योंकि दो अलग अलग पाथ चूज करने से अलग अलग आंसर बन रहा, तो दैट इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। इस तरीके से चेक करना होगा क्वेश्चंस में। ऑब्जेक्टिव ट्रिक है बट वो रिवीजन क्लास में देंगे, अभी नहीं। नेक्स्ट, जी सर। फाइंडिंग फोर्स बाय द गिवन एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर भी डेफिनेशन यूज की है, देखो एफ एक्स डी एक्स, जो ये एफ एक्स डी एक्स लिखा गया है ये वर्क की डेफिनेशन है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डेफिनेशन ऑफ वर्क है ये। और बार बार अभी स्टेटमेंट कह रहे हैं, एक बार फिर से उसी स्टेटमेंट को यूज करेंगे। ये स्टेटमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स में आता है, दैट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालोगे तो वो डिक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी या फिर माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज बोलिए या फिर माइनस टाइम्स चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये माइनस साइन इसलिए लगाया है, और लेफ्ट हैंड साइड पे जो डी यू है वो चेंज ऑफ अ पोटेंशियल एनर्जी है। तो डेफिनेशन ये भी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस टाइम्स द वर्क डन, और इसी से हमारे को रिलेशन बन रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू आएगी माइनस डी यू डिवाइडेड बाय डी एक्स। ठीक है, और माइनस डी यू बाई डी एक्स, इसी को स्टेटमेंट के फॉर्म में यहाँ लिखा है, कुछ नहीं किया है। that the x component of a conservative force acting on an object within a system equals to negative माइनस की वजह से डेरिवेटिव यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी with respect to x, f equals to minus du by dx. सिमिलरली y कंपोनेंट ऑफ फोर्स निकालने के लिए माइनस du by dy करेंगे, और z कंपोनेंट ऑफ द फोर्स निकालने के लिए माइनस du by dz करेंगे। तो इस बार फिर से डेफिनेशन फॉलो की हमने, कोई नई चीज नहीं है। अब एक ना रुको, अभी बीच में ना पूछो ये सब। यहाँ पर एक नोट पॉइंट है, वो देखो नोट पॉइंट, जितने भी ये डेरिवेटिव्स हैं वो पार्शियल डेरिवेटिव्स है। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है अभी समझा रहे हैं आपको। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पर ये होगा कि जैसे हम मान लो ये सेकंड वाला डेरिवेशन जब कर रहे होंगे, तो सेकंड डेरिवेशन करते वक्त, सेकंड डेरिवेशन जब कर रहे होंगे ना, तो इस डेरिवेशन को करते वक्त y के अलावा बाकी सारे कोऑर्डिनेट्स यानी कि x और z, उनको आप कंसीडर करेंगे एज अ कांस्टेंट वैल्यू। जब हम एफ जेड इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी जेड कर रहे होंगे, तो यहाँ पर z के अलावा जो बाकी के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे उनको कंसीडर करोगे एज कांस्टेंट। सर वरना इम्प्लिसिट फॉर्म में आ जाएगा। सर यानी कि इंटीग्रेशन के बाहर निकालेंगे। इंटीग्रेशन ने डिफरेंशिएशन चल रहा है, सर डिफरेंशिएशन के। हाँ एग्जांपल से दिखा रहा हूँ अभी आपको। बस अभी आप इसको भी याद रखना यार, कि फोर्स के अलग अलग कंपोनेंट्स निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। एक्स कंपोनेंट को निकालने के लिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना होगा, वाई कंपोनेंट निकालने के लिए वाई के रिस्पेक्ट में, और जेड कंपोनेंट निकालने के लिए जेड के रिस्पेक्ट में। एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझा रहे हैं, देखो
यहाँ पर वन डायमेंशनल है, तो वन डायमेंशनल का मतलब यहाँ पर फोर्स का सिर्फ एक ही कंपोनेंट आना है, तो आपकी मेहनत उतनी नहीं होगी। वो भी कौन सा कंपोनेंट आएगा वो फंक्शन देख के मालूम चल जाता है। यहाँ पर फंक्शन y का, y component. हाँ, तो यहाँ पर सिंपली आपको ये करना है दैट फोर्स का y कंपोनेंट होगा माइनस टाइम्स du अपॉन dy। अब डिफरेंशिएशन आना चाहिए, लेकिन तो पार्ट ए में माइनस d बाई du और d बाई dy, और जो कैपिटल U है वो क्वेश्चन में आपको दिया है माइनस ओमेगा y। तो इसमें से ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, एक माइनस यहाँ पर, एक माइनस यहाँ पर, ओमेगा आएगा, बचेगा। ओमेगा बाहर आएगा और ये बचेगा d अपॉन dy ऑफ y। अब ये डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से ये 1 हो जाएगा। बी पार्ट। फोर्स का y कंपोनेंट निकालना है, फिर से माइनस d अपॉन dy, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन दिया गया है a इंटू वाई क्यूब माइनस बी इंटू वाई स्क्वायर। अब माइनस बाहर, डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है, तो d अपॉन डी वाई टाइम्स a इंटू वाई क्यूब एक फंक्शन हो जाएगा, और माइनस d अपॉन डी वाई बी वाई स्क्वायर दूसरा टर्म हो जाएगा। अब ये डिफरेंशिएशन भी आसान है, ये रह सकते हैं आपके 3ay square फिर minus 2by 3ay minus square 3ay 3ay square minus 2by minus 2by। ठीक, ये कर दो। और तीसरा पार्ट भी करना है, लेकिन तीसरा पार्ट अब साइन का फंक्शन है, तो वो डिफरेंशिएशन अगर याद होगा तो कर ले जाओगे, तो उसको छोड़ दे रहे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। थर्ड पार्ट अपने आप कर लीजिएगा। मतलब ये फॉर्मूलेज एक्चुअली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के हैं। पिछला वाला इंटीग्रेशन आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर डिफरेंशिएशन आना चाहिए। तो प्योरली मैथमेटिकल टॉपिक है, स्किप कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और दिखा देते हैं आपको। ये देखिए, पोटेंशियल एनर्जी तीनों का फंक्शन है, एक्स वाई जेड तीनों का फंक्शन है। तो इसमें क्या करना है, देखो इसमें आपको अलग अलग करना पड़ेगा। देखो मैं समझाता हूँ यहाँ पर, एक बार सुनना। एफ एक्स निकालने के लिए हम माइनस ऑफ डी अपॉन डी एक्स, और जो पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है वो दे रखा है हमें ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी टाइम्स जेड स्क्वायर, ये दे रखा है आपको। तो माइनस बाहर, तो सर इसमें सिर्फ x कंपोनेंट को कंसीडर करेंगे? नहीं बता रहे, हाँ हाँ देखिए इसको पहले स्प्लिट करेंगे। तो d बाई डी एक्स, पहला एक टर्म आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर d अपॉन डी एक्स, दूसरा टर्म आ जाएगा आपके लिए ए वाई स्क्वायर, और फिर d अपॉन डी एक्स, तीसरा टर्म आ जाएगा हमारे लिए b इंटू स्क्वायर जेड स्क्वायर। लेकिन हमने कहा था कि ये पार्शियल डेरिवेटिव्स है, ठीक है जी, हमने कहा था ये पार्शियल डेरिवेटिव्स का मतलब है कि इसको जब हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो y अपीयर हो रहा है और यहाँ पे जो z अपीयर हो रहा है, ये कॉन्स्टेंट्स माने जाएंगे। मतलब ये जो y स्क्वायर है ये कांस्टेंट है, z स्क्वायर कांस्टेंट है, और a और b तो वैसे भी कांस्टेंट्स हैं, ऊपर लिखा हुआ है कि a एंड b आर कांस्टेंट्स। तो कुल मिलाकर के ये a इंटू वाई स्क्वायर, ये पूरा टर्म आपके लिए ना कांस्टेंट हो गया। a इंटू वाई स्क्वायर, दिस टोटल इज कांस्टेंट, और b इंटू जेड स्क्वायर भी कांस्टेंट हो गया। अब किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करते हो आप, जीरो आता है जीरो सर। आएगा। तो ये आखिरी के दो टर्म्स जीरो हो जाएंगे, और पहला वाला टर्म जो है जो कि d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर है, 2ax और बाहर एक माइनस है, तो ये Minus माइनस 2a। 2a, ये फोर्स का x कंपोनेंट हुआ। जी सर। अब ऐसे ही आपको फोर्स का जब y कंपोनेंट निकालना होगा, तो यहाँ पर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, तो माइनस, अब यहाँ पर d Minus अपॉन 2a। minus 2ay minus 2ay ए एक्स स्क्वायर लिख दे रहे हैं पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पर d अपॉन डी वाई ए वाई स्क्वायर, और फिर d अपॉन डी वाई बी जेड स्क्वायर। अब इसमें y के अलावा x और z, यानी कि ये जो x स्क्वायर है ये कांस्टेंट हो गया, इधर z स्क्वायर को कांस्टेंट मान लेंगे। तो सिर्फ y स्क्वायर वेरिएबल होगा आपका, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं उसको वेरिएबल, बाकी सबको कांस्टेंट्स। अब इससे देख लो आपका फोर्स का जो y कंपोनेंट बनेगा वो minus 2ay टेबल। अब ऐसे ही z कंपोनेंट तीसरा वाला भी। minus 2bz हाँ जी, तो ऐसे ही आप एफ जेड निकालोगे, तो जेड वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी दो को कांस्टेंट्स करके जीरो कर लेंगे, तो ये माइनस 2b z, तीनों कंपोनेंट्स आ जाएंगे। अब इसको वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लिख सकते हो, एफ एक्स इंटू वाई कैप प्लस एफ वाई इंटू जे कैप प्लस एफ जेड इंटू के कैप, उस तरीके से लिख सकते हैं। तो है ये बड़ा आसान टॉपिक बता रहा हूँ, वर्क एनर्जी पावर का काफी इजी टॉपिक है। आई मीन अगर ध्यान से देखोगे तो ये, और हाँ तो तीन कंपोनेंट्स है, तो डायरेक्शन क्या कर देंगे? वो डायरेक्शन उससे आती है, डायरेक्शन कोसाइंस वेक्टर में 3D वेक्टर में बताया गया था।
डायरेक्शन कोसाइंस का कंसेप्ट कि ये 3 डायमेंशनल वेक्टर किसी एक्सिस से जो एंगल बनाता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग। ठीक है, तो उसके लिए वेक्टर का टॉपिक पढ़िए डायरेक्शन के लिए, वहां पर डायरेक्शन कोसाइन सर का रूल। तो मतलब सर यहाँ पे जो भी एक्स वाई जेड की फोर्सेस आई हैं कंपोनेंट्स की, उनका मैग्नीट्यूड, टोटल मैग्नीट्यूड निकाल के डिवाइड कर देंगे ना। हाँ, नेक्स्ट पे आओ, एक और क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लो पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्टिवली है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखा है माइनस टाइम्स के एक्स वाई। अब इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन सही है? तो पोटेंशियल एनर्जी माइनस के एक्स वाई आपको दिया है, तो सबसे पहले एक एक काम करेंगे। पहले एफ एक्स, उसको निकालने के लिए माइनस ऑफ डी बाई डी एक्स और इनसाइड में माइनस के एक्स वाई। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान से देखना, जो के है वो कांस्टेंट है, और क्योंकि डिफरेंशिएशन एक्स का हो रहा है तो जो वाई है वो कांस्टेंट है, और ये जो एक्स है ये वेरिएबल है। और रूल ऑफ डिफरेंशिएशन कहता है कि जो कांस्टेंट्स हैं वो डिफरेंशिएशन के बाहर पहुंच जाते हैं। तो ये दो KY हो जाएगा। KY हो तो जाएगा। के वाई हो जाएगा, माइनस साइन कैंसिल माइनस होगा। के वाई हो गया, दो माइनस ठीक बाहर है। कैंसिल हो गए, और सिर्फ डिफरेंशिएशन के बाद वेरिएबल को रखना होता है, और ये वैल्यू 1 DXY होती वो है, वन आ वन आ जाएगा। हो जाएगा। जाएगी। तो के वाई। ऐसे ही आप फोर्स का जेड कंपोनेंट, फोर्स का वाई कंपोनेंट निकालो, तो माइनस डी अपॉन डी वाई, जो फंक्शन दिया गया है वो पुट करेंगे माइनस के एक्स वाई, और इसके बाद फिर से वही काम करेंगे, के और एक्स इनको कॉन्स्टेंट्स मानना है आपको, तो ये बाहर चले गए, और बचेगा आपके पास डी अपॉन डी वाई टाइम्स वाई, जो कि फिर 1 हो जाएगा, यानी के एक्स। तो एक्स मतलब कि फोर्स का एक्स कंपोनेंट के इंटू वाई होना चाहिए, और फोर्स के का वाई वाई आई क्या? ऑप्शन ए। ऑप्शन के A ऑप्शन। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन। और सी और डी में से भी सही होगा। अगर यस सर। पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन किया गया है तो नेचुरली ये फोर्स कौन सा है फिर? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव। क्योंकि नॉन कंजर्वेटिव के लिए पोटेंशियल एनर्जी होता ही नहीं है, डिफाइन ही नहीं होता। पोटेंशियल एनर्जी सारी फोर्सेस के लिए नहीं होता है। सर वैसे यहाँ पे डेल्टा यू होना चाहिए था ना क्वेश्चन में। क्यों? चेंज, हम चेंज हो गया। नहीं, क्वेश्चन ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। सर हम्म तो एक प्रीवियस स्लाइड में जा सकते हैं। हम्म सर ठीक है, जो एक थोड़ा डाउट हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखो, एक ये देख लो, वैसा भी वही है, सेम क्वेश्चन है। u दे रखा है 3x स्क्वायर वाई माइनस 7x, तो fx कितना आएगा? आप देखो, fx निकालना है माइनस डी अपॉन डी एक्स, और इनसाइड में 3x स्क्वायर वाई माइनस 7x। इसमें कॉन्स्टेंट्स क्या क्या है एक्स बताते हैं? क्यूब है वो। सर एक्स क्यूब है शायद। क्यूब है। सॉरी, x क्यूब है। सर 3y कांस्टेंट हो जाएगा पहले वाले टर्म में। हाँ, यस 3 को कांस्टेंट रखना है, y को कांस्टेंट रखना है। अब बाकी डिफरेंशिएशन के रूल्स क्लियर होने चाहिए, तो ये 3y तो कांस्टेंट हो गया, डिफरेंशिएट x क्यूब होगा, तो x क्यूब डिफरेंशिएट होता है, सर 3x 9x स्क्वायर वाई आ जाएगा। और माइनस यहाँ 9x यहाँ 7 कांस्टेंट है, 7। और ओनली x 7। 7। और x डिफरेंशिएट होके 1 हो गया, तो ये fx हो गया। अब ऐसे ही fy निकाल दो, माइनस डी अपॉन डी वाई टाइम्स करके, तो 3x क्यूब वाई माइनस 7x। अब इसमें से क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है? देखो, ये पूरा 7x कांस्टेंट है, तो इसमें 3 भी है और x 3x क्यूब। 3x x क्यूब भी कांस्टेंट। सिर्फ y को डिफरेंशिएट करना है, तो इसका आंसर आएगा बाहर माइनस, और अंदर 3x क्यूब, y डिफरेंशिएट होकर के 1 हो जाएगा, और 7x पूरा कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0। 0 हो जाएगा। 0। इस तरीके से ही करना है बस, कंप्लीट मैथमेटिकल कंसेप्ट है यार, और कुछ नहीं है इसमें। और फाइनली अपना आंसर ये लिखोगे, फोर्स की वैल्यू जो उसका एक्स कंपोनेंट सॉल्व किया गया ऊपर, तो सर वो आई क्या बची क्या आपके फॉर्म? 7 माइनस 9x स्क्वायर वाई इंटू उसके साथ आई कैप लगाओ, और जो y कंपोनेंट निकाला गया है विच इज माइनस 3x क्यूब, उसके साथ j कैप, ये हमारा फाइनल आंसर लिखा जाएगा। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आई और जे के फॉर्म में। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है, इस पर, बट ये मैं अब आपके होमवर्क के लिए छोड़ता हूँ जानबूझ करके, मतलब ये आपका होमवर्क का पार्ट है। सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें भी डिफरेंशिएशन ही करना है। और यहाँ पर एक क्विज है कि व्हाट डज द स्लोप ऑफ अ ग्राफ
पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में अगर ग्राफ ले तो उसका स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, जबकि आपको पीछे कंसेप्ट बताया जा चुका है दैट फोर्स इज माइनस टाइम्स डी यू बाई डी एक्स, इसके बेसिस पर है ये। अब इससे आपको क्या समझ आता है, देखो यहाँ पर So negative of magnitude of force. So negative of the देखिए magnitude of नेगेटिव ऑफ Negative. द मैग्नीट्यूड ऑफ द B. हाँ, देखिए किसी भी स्लोप ऑफ ग्राफ को अगर आप मैथमेटिक्स में चेक करोगे ना, इन मैथमेटिक्स, देन स्लोप ऑफ ग्राफ मींस डेरिवेटिव, इसी को डेरिवेटिव कहा जाता है, डिफरेंशिएशन कह Yes, सकते हैं। sir. Yes, sir. ये मतलब है डेरिवेटिव का फिजिकल मतलब, डिफरेंशिएशन का मतलब हो गया कि स्लोप। तो ये जो हम डी यू बाई डी एक्स यहाँ पर निकाल रहे हैं, इसका मतलब बेसिकली ये स्लोप है, और स्लोप के आगे एक माइनस साइन लगा है और यहाँ पर एफ है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन Negative. सही, ऑप्शन क्या सही हुआ इसमें से कि स्लोप Sir, B B option. option. यानी माइनस ऑफ एफ बराबर स्लोप हो गया। तो स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ का आंसर इसमें से देखा जाए तो दिस इज द नेगेटिव ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट, यानी बी ऑप्शन सही है। स्टेटमेंट को अब ध्यान रखना, इसका यूज है आगे। पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में अगर हम ग्राफ लेंगे तो उसका पोटेंशियल एनर्जी और एक्स के बीच में ग्राफ लेंगे, फिर से बोल रहा हूँ, उस ग्राफ की स्लोप निकालोगे तो स्लोप की वैल्यू माइनस टाइम्स ऑफ कैपिटल एफ के बराबर होगी। सर वहाँ पे यू एक्स है तो नेगेटिव ऑफ द एक्स कंपोनेंट नहीं होगा? हाँ यार बात सही कह रहा है ये। ऑप्शन डी देखिए सर। ये बी नहीं होगा आंसर इसका, सॉरी, इसका आंसर डी होगा, क्योंकि ये ग्राफ तो सिर्फ एक्स के साथ बना है ना यार, तो ये तो एफ एक्स मिला आपको। Yes, sir. सो इट इज द नेगेटिव ऑफ एक्स कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। फोर्स नहीं मिलेगा आपको, बिकॉज जब फोर्स कहेंगे तो इसमें फोर्स कहने का मतलब ऑल कंपोनेंट्स, Resultant. तो वो तो मिला नहीं मेरे को खाली एफ एक्स मिल रहा। देखो गलती मेरे से भी हो रही भाई, और इसी टाइप की मिस्टेक्स एग्जाम वाली होती हैं। हुआ ना, मतलब बी वाला ऑप्शन लग रहा था और टिक भी कर दिया था हम लोगों ने इसको, बट अच्छा हो बच्चा, थैंक यू। डी ऑप्शन आएगा इसका, ये एफ नहीं है, एफ एक्स है। Yes, sir. सर अगर x, y दिया हुआ होता वहाँ पे, लेकिन ऐसा तो नहीं, ग्राफ ही नहीं बन पाएगा। ग्राफ एक वेरिएबल का बनता है ना, ग्राफ डबल वेरिएबल के बनते यस नहीं। सर, वही। तो Yes, ग्राफ या तो एक्स का होगा या वाई का होगा। जैसे एक एग्जांपल ले रहे तुमको, यहाँ पर मान लो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट करें और यहाँ पर एक्स को प्लॉट करें, और आपसे इसके बीच में एक ग्राफ दिया हो स्ट्रेट फॉरवर्ड, मान लो यहाँ पर कुछ ऐसा ग्राफ है, और ये ग्राफ एक्स एक्सिस से जो एंगल बना रहा है वो मान लो 60 डिग्री एंगल बना रहा है सपोज। तो अब तो आप मैथ पढ़ चुके हो, स्लोप क्या आएगी इसकी यहाँ पर, √3. रूट थ्री Root 3. Tan 60. tan 60 √3। Tan 60. तो आप एफ एक्स कह देंगे माइनस ऑफ √3, जितना स्लोप Root 3. माइनस √3, स्लोप का नेगेटिव, स्लोप माइनस Yes, एफ sir. एक्स स्लोप है ना, नेगेटिव ऑफ एफ एक्स की वैल्यू स्लोप है, तो एफ एक्स माइनस √3, यानी यहाँ पर नेगेटिव फोर्स लग रहा है। बस इतना सा कंसेप्ट। नेक्स्ट आइए, इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एंड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में इन जनरल इक्विलिब्रियम का मतलब जहां पर सारी फोर्सेस का समेशन जीरो हो, सम ऑफ फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो, दैट इज द मीनिंग ऑफ इक्विलिब्रियम इन जनरल। मतलब कई सारी फोर्स लगेंगी तो वो सारी फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करें, ये इसका मतलब है। अब यहाँ पर स्पेशल केस कंसिडर कर रहे हो, तो स्पेशल केस में क्या हो रहा है, जब सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा, वेयर ओनली वन फोर्स, तो ऊपर की स्टेटमेंट कह रही है कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस ऑन द पार्टिकल मस्ट बी जीरो, लेकिन जब सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है तो फिर उसी को जीरो होना पड़ेगा इक्विलिब्रियम के लिए। तो व्हेन ओनली वन फोर्स इज ऑन द पार्टिकल देन द वैल्यू ऑफ फोर्स शुड बी जीरो। मतलब इन जनरल तो सम ऑफ फोर्सेस को जीरो करना होता है, लेकिन सम करने के लिए कम से कम दो फोर्स होने चाहिए। दैट मीन्स कि अगर सिंगल फोर्स लग रहा है पार्टिकल पर, तो उस सिंगल फोर्स को आप उठा करके जीरो कर दीजिएगा, इक्विलिब्रियम मिल जाएगा आपको। मतलब ये मालूम चल जाएगा कहां पर इक्विलिब्रियम है। ये भी मैथमेटिकल कंसेप्ट है, इक्वेशन सॉल्व करने को आएगी इसमें। अब
तीन टाइप के इक्विलिब्रियम नीचे मेंशन्ड है, आप देखो क्या लिखा जा रहा है। कह रहे कि इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट at its equilibrium and someone shift the particle to another position and let the particle go। तीन बातें कौन कौन सी हो सकती हैं? पार्टिकल वापस अपने इक्विलिब्रियम पॉइंट पर चला जाए, जिसके लिए एग्जांपल कौन सा लिया है मैंने, देखो एग्जांपल ये लिया है कि अगर आप एक हेमीस्फीयर के अंदर एक मार्बल को रखो, हेमीस्फीयर लें और उस हेमीस्फीयर के अंदर एक मार्बल हो छोटा सा, तो अगर इस हेमीस्फीयर के इनसाइड कोई मार्बल है तो ये मार्बल जब तक कोई इसको छुएगा नहीं तब तक तो ये रेस्ट पे रहेगा, जब तक कोई ना छुए तब तक ये रेस्ट पे रहेगा, यानी कि ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर हम इस मार्बल को यहाँ से ऊपर ले जा करके और छोड़ दें, मतलब इस मार्बल को हेमीस्फीयर में ऊपर ले जाए और यहाँ से इसको छोड़ दें, रिलीज कर दें, क्या बनेगा? अगर ये फ्रिक्शनलेस है तो ये बॉडी कहाँ जाएगी? इसके बाद छोड़ने के बाद कहाँ जाएगी? ऊपर जाके आपस तो नीचे आ दूसरी जाएगी। साइड पर अरे जाने लगेगी। छोड़ रहे हैं मतलब ये वापस वही नहीं आएगी जहाँ शुरुआत में रेस्ट पे थी। यस सर। सर तो जहां पर ये रेस्ट में थी ये इसका इक्विलिब्रियम था। सुनो तो मेरी बात। यस सर। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? इफ द पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट, उसके बाद कोई आए रेस्ट पे होने के बाद, उसके बाद समवन आए और पार्टिकल को रेस्ट वाली पोजीशन से उठा करके आप कहीं लेके जाओ और फिर वहां से इसको छोड़ दो, तो अगर ये वापस उसी जगह पहुंच जाए जहां पर पहले रेस्ट पे था, तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को आप कहोगे स्टेबल इक्विलिब्रियम। और हाँ तो पर इस टाइम पे अभी जब हम रिलीज करेंगे वो रेस्ट वाली पोजीशन पे आके रुकेगा तो है नहीं? नहीं, रुकना नहीं कह रहा, हम रुकने की बात ही नहीं कर रहे हैं। देखिए बस वो उस पॉइंट पे आ जाए फिर से। यस सर, क्योंकि लास्ट में वो आएगा, पहले तो थोड़ा इधर उधर होगा। देखिए इट टेंड, ये तो ऑसिलेशन होंगी, एक्चुअल में तो ऑसिलेशन होने लगेंगे, टू एंड फ्रो Yes, मोशन sir. होगा, तो टेंड टू रिटर्न टू द पोजीशन, मतलब जहां पर था। अच्छा दूसरा एग्जांपल आप देखो, पहले आप एग्जांपल ही देख लो क्या है। अ पेंसिल बैलेंस्ड ऑन इट्स पॉइंट, मतलब कि पेंसिल की टिप पर बैलेंस करें उल्टी तरीके से। कुछ लोग, अब देखिए पहली बात तो आप कर ही नहीं पाओगे इसको, अगर आप कोशिश भी करोगे तो पेंसिल को इस तरीके से तो बैलेंस नहीं कर सकते कि उसका तो नहीं हो पाएगा। पॉइंटेड एज नीचे आए। बहुत 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 मुश्किल। आप ये ऐसे ऐसे कोई रख सकता है सीधी पेंसिल बिल्कुल पेपर पर ऐसी? नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं रखते हैं लोग, ऐसा नहीं है, अगर हवा आने चल रही हो ना तो आप पेंसिल को ऐसे रख सकते हो, पेंसिल को इस सर वो तरीके से। ब्लंट को अगर हाँ बेस सर, पे ब्लंट तो हो रख तभी सकते हो हैं। पाएगा। हाँ बहुत मतलब शार्प हुई तो दोनों नहीं के हो बीच का पाएगा। फ्रिक्शन ज्यादा चाहिए होगा। एनीवे मान लेते हैं कि किसी तरीके से कोई मैजिक वाला आदमी है, उसने रख दिया इसको, तो ये स्टेबल है, मतलब ये इक्विलिब्रियम है इसका, पेंसिल रुक जाएगी। लेकिन अगर हल्का सा भी पेंसिल डिस्टर्ब हुई, हल्का सा भी, तो क्या ये वापस खड़ी हो पाएगी ऐसे? नहीं सर। नो सर, नो सर। तो ये अनस्टेबल है। मतलब कहने का मतलब है कि इक्विलिब्रियम को हल्का सा डिस्टर्ब करने पर अगर वो वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं आ रही है और डिस्टर्ब हो जा रही है, परमानेंट डिस्टर्ब हो जा रही है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और तीसरा कह रहे हैं पार्टिकल तीसरे में ये मिस्टेक हुई है, यहां पर इसको सही करने दो एक मिनट। ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा यहाँ पर, ये ना न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का केस है, सॉरी थर्ड केस है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि पार्टिकल को अगर आप डिस्टर्ब करके छोड़ दें तो ये जहां पर छोड़े वहीं पर फिर रुक जाए। देखो तीन केसेस क्या क्या हो रहे हैं। पहले केस में क्या हो रहा है कि पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से राइट साइड ले जाकर के पार्टिकल को छोड़ा और पार्टिकल लौट के वापस वहीं चला आया जहां पर वो इक्विलिब्रियम पर था, स्टेबल है। पार्टिकल 2 में, सेकंड केस में, इक्विलिब्रियम के बाद अगर आपने इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया तो ये लौट के वापस इक्विलिब्रियम पर नहीं आ पाएगा, बल्कि और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। थोड़ा सा आप डिस्टर्ब करके छोड़ो, ये पूरा ही डिस्टर्ब हो जाएगा, ये अनस्टेबल है। न्यूट्रल में कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पॉइंट से इसको थोड़ा सा छोड़ दें। ये कौन सा केस होगा जानते हो? कौन सा केस होगा ये? देखो लिखा भी है, अ बॉल ऑन अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस, या फिर एक बॉक्स रखो आप, मान लो एक फ्लैट सरफेस के ऊपर एक बॉक्स है,
एक फ्लैट सरफेस पर एक बॉक्स रुका हुआ है, रेस्ट पे है, उसको हिलाएंगे तब भी फ्लैट सरफेस पे है ना? सही रहेगा। ये रेस्ट पे है, हाँ, मतलब आपकी किताब टेबल पर, आपकी जो किताब रखी है वो रेस्ट पे है। अब आपने उस किताब को दूसरी जगह रख दिया, सर वापस नहीं आएगी लेकिन तब भी रेस्ट पे रहेगी। तो हाँ, मतलब उसके सिंपली किताब को टेबल पर एक जगह से दूसरी जगह रख दो, तो दूसरी जगह पर रखते ही क्या वो किताब लौट के वहीं चली जाएगी जहाँ पहले रखी थी, या दूसरी? नहीं नो सर, सर जहाँ वहीं रुकी वहीं पे रहेगी। रहेगी। न्यूट्रल। तो ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। और लेकिन उस पॉइंट पे भी फिर उसके पास फिर से इक्विलिब्रियम अटेन तो हो जाएगा। हाँ, तो तभी तो न्यूट्रल कह रहे हैं कि इसके लिए सारे पॉइंट्स इक्विलिब्रियम है, कहीं भी रख दो, कोई भी पॉइंट। जहां मतलब जहां रखोगे वही इक्विलिब्रियम हो जाएगा, ठीक है ना? इसमें मतलब इसमें एक तरीके से ये कह सकते हो कि पूरा पूरा सरफेस ही उसके लिए इक्विलिब्रियम है। ये मार्बल वाले केस में क्या मार्बल को आप कहीं पर भी रेस्ट पर रख सकते हो, या सिर्फ इस बॉटम? नो सर, नो सर। तो सर केवल उस स्पॉट पर रख सकते हैं। हाँ, तो इसका मतलब वापस आएगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम के लिए सिंगल पॉइंट है उसमें। पेंसिल का इक्विलिब्रियम ये सिंगल पॉइंट है, इसके अलावा और कहीं और कोई तरीका नहीं है पेंसिल को इक्विलिब्रियम पे रखने का। जी सर। तो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट्स कहीं कहीं पर एक हो सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं कहीं पर दो भी हो सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि सारे के सारे पॉइंट्स ही इक्विलिब्रियम के हैं। बुक ऑन द टेबल का बेस्ट एग्जांपल है, पूरी पूरी टेबल इक्विलिब्रियम पर है, जहां मर्जी करे वहां रख दो उसको। सर हम्म सर ऐसा कोई केस हो सकता है जिसमें अनस्टेबल और न्यूट्रल दोनों हो? नहीं नहीं, तीनों एक साथ कभी नहीं आएंगे। सर जैसे वो एक वो नहीं होता हिट मी टाइप का, हाँ, कि उसको धक्का मारते तो उसमें जैसे अगर उसको उठा के इक्विलिब्रियम कहीं और रख देंगे तो हम्म। न्यूट्रल में आ जाएगा। नहीं तो न्यूट्रल, देखो ठीक है, न्यूट्रल नहीं हुआ वो, पहले आप उसको एक जगह रुका हुआ छोड़ दो, ठीक, एक प्लेस पर रुका हुआ छोड़ दो, अब उसके बाद उसको थोड़ा सा हिलाओ, हिलाने के बाद फिर क्या वही रुक जाएगा कि लौट के वापस आएगा? हिट मी वाले जो बोल रहे हो आप, वो तो पेंडुलम तरीके से हुआ सर, लौट के वापस आते हैं अपनी स्टेबल पोजीशन पे। यस सर, स्टेबल हुआ वो तो। यस सर। एक सर एग्जांपल उसमें नहीं, न्यूट्रल वाले में जैसे वो पहले ही तो स्टेबल रहता है, फिर उसको कहीं और दूसरी जगह उठा के रख देंगे तभी तो वो स्टेबल ही रहेगा। हाँ, रख दिया ना आपने, रखने के बाद तो हर चीज स्टेबल सर हो बट जाएगी। ऐसे में तो हम केवल एक ही केस कंसिडर करेंगे, या तो स्टेबल या न्यूट्रल, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। यस। देखो मैं समझा रहा हूँ ना, और एग्जांपल दे रहा हूँ एट ए टाइम दो टाइप के इक्विलिब्रियम नहीं हो सकते। समझो तो इसको समझो, ये समझो। Right circular cone can be balanced on the horizontal surface in the three different ways. Sketch 3 configure, मतलब एक कोन को आप तीन तरीके से रख सकते हो। मैं दिखा रहा हूँ तीन तरीके कौन से हो सकते हैं कोन को रखने के। कोन मतलब जो बर्थडे वाली कैप पहनते हो आप लोग, उसको तीन तरीके से आप रख सकते हैं। एक, उसका सर्कुलर सरफेस टेबल पर रखो, दिस इज वन वे। सेकेंड, आप उस कोन का पॉइंटेड एज नीचे रखो, कोन की पॉइंटेड एज को नीचे रखो। हालांकि ये बहुत टफ काम है, कोन का पॉइंटेड एज नीचे रख करके खड़ा कर पाना, ये वैसे ही हो गया जैसे पेंसिल को टिप पर खड़ी करो, तो ये भी नहीं हो पाएगा। और तीसरा ऐसे, तीसरा मैं आपको बताता हूँ तीसरा केस कौन सा है। देखो जरा, तीसरा केस कुछ ऐसे कि आप कोन को, हाँ, लिटा के रख दीजिए उसको जमीन पर, बिल्कुल लिटा दो उसको। तीसरा केस आप टेबल करके दिखाते हैं आपको तो ज्यादा बेटर तरीके से लेटरल सरफेस का, मतलब ऐसे टेबल पर ऐसे रख दो ना उसको उठा करके, लेटरल सरफेस टेबल पर रख दो, हाँ ऐसे। यस सर। ऐसे रख दो कोन। अब इसमें बताओ कौन सा केस ऐसा है जो आपको लग रहा है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कौन सा केस ऐसा लग रहा है कि अनस्टेबल है, और कौन सा केस है न्यूट्रल है? इससे समझ जाओगे। फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, पहला न्यूट्रल है, सेकंड अनस्टेबल है, और थर्ड पहला न्यूट्रल नहीं है, पहला न्यूट्रल नहीं है, स्टेबल है। पहला स्टेबल है, फर्स्ट स्टेबल, सेकंड अनस्टेबल है, क्योंकि अगर दूसरा न्यूट्रल है। हाँ, और ये थर्ड न्यूट्रल। न्यूट्रल। सेकंड वाले में अगर ये कोन गलती से किसी के हाथ से टच हो गया तो ये गिरना ही है इसको, मार तो अलग से खाएगा लेकिन वो गिरेगा ही गिरेगा। और दूसरे वाले में मान लो आपने कोन को हल्का सा रोटेट कर दो ऐसे, मान लो इस कोन को हम हल्का सा टिल्ट कर दे, रोटेट कर दे, और रोटेट करके हमारी ये कोन ऐसे हो गई, किसी ने कोई आया उसको रोटेट कर दिया, तो रोटेट करने के बाद ये कोन क्या वापस सीधी हो जाएगी, अपने आप सीधी हो जाएगी।
इसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम, कि आप उसको डिस्टर्ब करिए और वापस अगर वो जैसे पहले थी वैसे हो जाए तो ये स्टेबल कहलाता है हमारे लिए। लेकिन अगर सेकंड वाली फिगर में अगर किसी ने कोन को डिस्टर्ब कर दिया, मान लो ऐसे किसी ने कोन को उठा करके ऐसे तिरछा कर दिया, तो गिर जाएगा कोन। अब इसका गिरना तय है, कोई नहीं बचा सकता इसको। सर सर मैग्नेट को हम लोग न्यूट्रल कहेंगे, न्यूट्रल सर से यार भाई मैग्नेट के फोर्स की बात ही नहीं कर रहे हम लोग अभी, मैकेनिक्स में मैग्नेट की फोर्स की तो बात करेंगे भी नहीं। और मैग्नेट का मतलब क्या है, मैग्नेट फोर्स 0 होना चाहिए। पहले तो आप नेक्स्ट पे आइए सर। हाँ सर इस कोन वाले के फर्स्ट केस में अगर जैसे सीधा सीधा उठा के कहीं कहीं रख दिया तो वो न्यूट्रल का केस बन जाएगा। कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं। देखिए सुनिए और मेरी सर बात। लास्ट वाला अगर रोल करने लगे तो एक समय पे फिर वो वापस रुक जाएगा, रोल सर वो करते एक करते। अपने पॉइंट पे वापस आ जाएगा। यस सर। देखो बच्चा मेरी बात सुनो पहले। इक्विलिब्रियम को चेक करने के बहुत से तरीके होते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि आप उसको स्लाइड करके देख लो और उसको टिल्ट करके भी देखो एक ही जगह पर। तो देखिए पहले वाले फिगर में आप ये कह रहे हो कि कोन को खिसका करके आप कहीं और भी रख सकते हो स्लाइड करके, लेकिन उसको टिल्ट करके देखो जरा। इक्विलिब्रियम की टेस्टिंग होती है, इक्विलिब्रियम की टेस्टिंग खाली स्लाइड करने से नहीं होती है। इक्विलिब्रियम की टेस्टिंग की जाती है उसको हल्का सा टिल्ट करके, कि टिल्ट करने पर भी अगर वो वापस सीधी हो जाए। यस सर, उसकी बेसिक पोजीशन उसको अब डिस्प्लेस करके। इसको देखो, हम लोग इसको यहाँ इसलिए नहीं डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पार्टिकल मान रहे हैं, एक्चुअल में कौन पार्टिकल नहीं है। तो आगे आप इसमें ये भी पढ़ोगे कि फोर्स 0 होने के साथ साथ उसमें टॉर्क भी 0 होना चाहिए, लेकिन टॉर्क की हम बात नहीं कर रहे हैं। और आप एग्जांपल्स जो पूछ रहे हो वो टॉर्क वाले पूछ रहे हो हम लोगों से, मतलब हमारी डिस्कशन एक पार्टिकल का है। यस सर। ओके सर। हाँ सर एक चीज ये पूछना था, आपने जो स्टेबल वाला कंडीशन लिया है उसमें आपने एक्सप्लेनेशन ये दिया कि हम थोड़ा सा टिल्ट करेंगे तो वापस वो स्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा। तो लास्ट वाले पेज में जो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम के लिए जो था एग्जांपल ब्लॉक वाला, उसमें भी सर ब्लॉक को थोड़ा सा टिल्ट करें वापस वो अपनी स्टेबल पोजीशन पे चला जाएगा। लास्ट वाले में बुक ऑन द टेबल की बात कर रहे हैं आप? सर बुक ही ले लीजिए, अगर तो यस बुक को भी सर, हल्का उसको सा थोड़ा सा टिल्ट टिल्ट करेंगे तो वापस उसमें हो जाएगा। हाँ होगा, बिल्कुल होगा। एंड सर बल्कि जैसे लास्ट एग्जांपल में मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए आपने वो मार्बल वाला लिया था भैया। तो देखो बुक वाला एग्जांपल तभी तो न्यूट्रल कह रहे हो क्योंकि वो हर तरीके से इक्विलिब्रियम पे है, तो उसको हम ना स्टेबल कह पाएंगे ना अनस्टेबल। वो तो न्यूट्रल का मतलब क्या है, न्यूट्रल जैसे आप कहते हो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव और एक कहते हो कि न्यूट्रल, मतलब वो कुछ भी नहीं है। वो ना स्टेबल है ना अनस्टेबल है, वो जैसे मर्जी छोड़ो वो फिर वैसे ही हो जाता है। न्यूट्रल ही रहेगा। हाँ तो सर वो जो आपने बर्थडे कैप है तो जब आपने एकदम सीधी रखी है वो वैसा कंडीशन है कि हम चाहे स्लाइड करें चाहे टिल्ट करें वो हमेशा ही स्टेबल होता जा रहा है, इसलिए वो न्यूट्रल होना चाहिए पहला वाला। सर चलिए एक और कंसेप्ट बता दे फिर इस पे वापस आ जाएंगे, अभी आपको इसको भी क्लियर कर दे रहे। इसके लिए जरा ये पढ़ो, एनर्जी डायग्राम्स एंड स्टेबिलिटी कंसेप्ट। इसमें कह रहे हैं पहली चीज, द कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम करस्पॉन्ड्स टू दोज फॉर विच पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। और ये किस बेसिस पे कह रहा हूं, देखो ये किस बेसिस पे कह रहे हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम लोग। और इसमें ये वाली क्विज हमको सपोर्ट करेगी कि स्लोप ऑफ ग्राफ नेगेटिव ऑफ द फोर्स है, तो इसको हम यहां पर यूज करने जा रहे हैं। देखो जहां पर मिनिमम है, यहां पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूं तो क्या स्लोप आएगा, इस पॉइंट पर स्लोप कितना आएगा, इसको हम कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहे हैं। देखो हम इसको जीरो, ए पॉइंट बी पॉइंट और इधर सी पॉइंट, 3 पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं एट बी पॉइंट की बात करूं तो एट बी पॉइंट स्लोप कितना है, आंसर आपने बोला जीरो है सर। यानी कि एफ भी 0 हो गया। जी सर। तो एफ 0 हो गया, इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हो गया, हो गया ये। यस सर। अब जरा एट ए पॉइंट देखो, एट ए पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊं, टेंजेंट ड्रॉ करूं अगर मैं पॉइंट ए के ऊपर, नेगेटिव, तो ये टेंजेंट एक्स एक्सिस से ऑब्ट्यूस एंगल बना रहा है, ऑब्ट्यूस एंगल पर है तो नेगेटिव हो जाएगा, मतलब स्लोप नेगेटिव है।
यानी कि फोर्स पॉजिटिव आएगा, क्योंकि फोर्स और स्लोप में माइनस का फर्क है। जी सर। और एट पॉइंट सी जब जाओगे तो वहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करें, सब नेगेटिव आ जाएगा, पॉइंट फोर्स नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन स्लोप पॉजिटिव आएगी। तो स्लोप पॉजिटिव करेंगे, इसमें स्लोप इज पॉजिटिव, फोर्स इज नेगेटिव, ये कर दो इसमें। अब इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, देखो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों पॉइंट्स को अगर मैं एक लाइन पे ड्रॉ करके दिखाना चाहूं तो ये बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं आपसे, इसका मतलब कि अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है जिसमें से एक पॉइंट हमारा एक्स नॉट है जिसको हम बी पॉइंट मान रहे हैं, एक पॉइंट उसकी लेफ्ट साइड पर ए है और एक पॉइंट उसके राइट साइड पर बी है। कोई पार्टिकल जब बी वाले पॉइंट पर आया, कोई पार्टिकल जब पॉइंट बी पर होगा तो उस समय उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। लेकिन जब वो पार्टिकल, इधर ये पॉइंट सी है, जब बी से सी की तरफ जाओगे तो बी और सी के बीच में कैसा फोर्स आ रहा है, फ्रॉम बी टू सी अगर बात करें तो बी से लेकर के सी तक के बीच में नेगेटिव फोर्स आ रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट साइड, और ए से बी के बीच में पॉजिटिव फोर्स आ रहा है, यानी फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड। अब जरा इमेजिन करो आप कि जो पॉइंट बी पर है, एक पार्टिकल बी पॉइंट पर है जहां पर 0 फोर्स लग रही है। इसका एग्जांपल तुमको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ, देखो एक और पहले उसको समझाने फिर ज्यादा बेटर तरीके से इसको रिलेट कर पाओगे, ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाओगे। आप स्प्रिंग वाला एग्जांपल लो, ज्यादा बेटर तरीके से रिलेट कर सकते हो। स्प्रिंग से एक ब्लॉक अटैच है, स्प्रिंग से हमने मान लिया एक मास अटैच है और स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर है, स्प्रिंग अपने नॉर्मल लेंथ पर। अभी कितना फोर्स होगा इसके ऊपर, इस समय कितना फोर्स होगा? 0। तो आप कहोगे ये इक्विलिब्रियम है। अब अगर हम स्प्रिंग को थोड़ा सा एलोंगेट कर दें, मतलब इसको पुल कर दें, राइट साइड खींच करके, हाथ से पकड़ करके इस ब्लॉक को खींच करके और छोड़ दें, तो क्या ये ब्लॉक वापस स्प्रिंग की तरफ नहीं जाएगा? मतलब फिर से यस सर आएगा। यस सर जाएगा। यस सर। और अगर मैं इस हाथ को, इस ब्लॉक को बाय हैंड पुश करके और लेफ्ट साइड ले जाके छोड़ दूं तो वापस आ जाएगा, कंप्रेस हो बाहर की जाएगा। तरफ आएगा। मतलब कि इक्विलिब्रियम के से राइट साइड ले जा करके अगर हम ब्लॉक को छोड़ेंगे तब भी वो लेफ्ट साइड चला जाएगा, समझे? यस सर। स्प्रिंग तो बेस्ट एग्जांपल है, यस सर। स्प्रिंग बेस्ट एग्जांपल है इक्विलिब्रियम को समझने के लिए। स्प्रिंग वाला इक्विलिब्रियम स्टेबल है क्योंकि आप जिस पॉइंट पर ब्लॉक स्टेबल था, रुका हुआ था, उससे अगर आप ब्लॉक को पुल करके और उसको छोड़ दो तो ये वापस लौट जाएगा, और अगर ब्लॉक स्प्रिंग को कंप्रेस करके और तब छोड़ेंगे तब भी ये वापस स्प्रिंग नॉर्मल हो जाएगी। स्प्रिंग दोनों साइड से नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा ही कुछ ये हो रहा है आपका, ऐसा ही कोई केस है कि पॉइंट बी पर कोई बॉडी है जहां पर कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन जब आप बी के राइट साइड पर जाओगे तो लेफ्ट साइड फोर्स लग रहा है। तो अगर हम बॉडी को पॉइंट बी के राइट साइड पर ले जाएं और मैंने कहा था लेट इट गो, छोड़ो इसको, तो छोड़ने के बाद ये किधर जाएगा? क्या ये वापस बी की तरफ नहीं चला जाएगा? अगर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट लग रही है तो पॉइंट बी के राइट साइड पर फोर्स की डायरेक्शन लेफ्ट है, तो अगर यहां पर मैं इस बॉडी को छोड़ता हूं तो कोई भी बॉडी मूव तो उसी साइड करेगी ना जिस तरफ उस पर फोर्स लग रहा होगा, अगर आप उसको छोड़ देते हो तो अगर हम इसको यहां पर ड्रॉप कर देते हैं, छोड़ देते हैं कि जाओ तुमको जहां जाना है, तो ये उसी डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, यानी कि ये वापस बी पर लौट जाएगा। और अगर हम इसी बॉडी को पॉइंट ए की तरफ ले जा करके छोड़े तो पॉइंट ए की तरफ यानी लेफ्ट साइड शिफ्ट करके और फिर छोड़ दे यहां से, तो राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि मतलब कि पॉइंट बी के किसी भी साइड ले जा करके अगर आप उस बॉडी को छोड़ देते हो
तो वहां पर जो फोर्सेस की डायरेक्शंस हैं वो इन बॉडीज को वापस पॉइंट बी पर ले आएंगी, जहां पर वो फिर से इक्विलिब्रियम अपना रीस्टोर कर लेगा, तो वो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और पूरे ग्राफ में सबसे लो, सबसे कम एनर्जी कहां पर दिख रही है पूरे ग्राफ में? एबीसी में सबसे कम, मिनिमा। यही कहा जा रहा है कि जहां पर मिनिमम एनर्जी होती है वहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और ये कंसेप्ट फिजिक्स का ही नहीं है, साइंस का कंसेप्ट है। केमिस्ट्री में न जाने कितनी बार आप पढ़ते होंगे कि मिनिमम स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा तब होती है जब एनर्जी लो होती है, एनर्जी मिनिमम हो जाती यस सर, बहुत बार पढ़ा। तो केमिस्ट्री के पीछे भी तो फिजिक्स ही है, आई मीन जो कंसेप्ट है वो। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट आइए, configurations of unstable equilibrium correspond to those for which ux is maximum। उल्टा ग्राफ देखो। अब इसमें कोई पॉइंट ए लेते हैं, ये पॉइंट बी लेते हैं और ये पॉइंट सी लेते हैं। तो पॉइंट ए पर टेंजेंट बनाओ, पॉइंट ए पर। तो एट ए जो टेंजेंट है उसका स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप नेगेटिव, स्लोप पॉजिटिव, नेगेटिव Positive स्लोप, फोर्स नेगेटिव, पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव नेगेटिव फोर्स नेगेटिव फोर्स। एट बी स्लोप, एट तो बी जीरो हो जाएगा, जीरो जीरो हो जाएगा। जीरो बी पॉइंट पर टेंजेंट बनाओ, स्लोप जीरो आ गई, तो स्लोप जीरो एफ जीरो, क्योंकि जीरो का नेगेटिव भी जीरो ही आएगा। और पॉइंट सी ले लें अगर, जहां पर टेंजेंट, अब अपने आप देख सकते हो स्लोप नेगेटिव फोर्स पॉजिटिव फोर्स पॉजिटिव, बच्चा पॉइंट सी पर, हाँ स्लोप नेगेटिव आएगा और फोर्स पॉजिटिव आएगी। अब इसको एक लाइन पे बना के देखो क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ। इसका मतलब एक लाइन पर प्लॉट करके देखा जाए कि इसका मतलब क्या हुआ। तो एक बी पॉइंट है, एक ए पॉइंट है और एक सी पॉइंट है। तो जब पॉइंट बी पर खड़े हैं तब तो जीरो फोर्स है, लेकिन बी और सी के बीच में जाते हैं तो फोर्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, और बी और ए के बीच में फोर्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। अब आप इमेजिन करो कि कोई ब्लॉक बी पर है, तो बी पर तो फोर्स जीरो है, तो यहां पर वो बॉडी रेस्ट पे है, इक्विलिब्रियम पर है अपने। लेकिन अगर हम इस ब्लॉक को पॉइंट बी से डिस्टर्ब करके और टूवर्ड्स पॉइंट सी ले जाएं और छोड़ दें इसको, कहां जाएगा फिर? छोड़ने के बाद ये बॉडी अब किधर जाएगी? सर आगे की तरफ, चलती चली जाएगी, मतलब पॉइंट सी की तरफ जाएगी कि पॉइंट बी की तरफ जाएगी? सी की तरफ। तो हाँ, तो जब लेट इट गो करोगे तो ये चला जाएगा पॉइंट सी की तरफ, मतलब बी पर वापस नहीं आएगा। और ये केस क्या हुआ? क्या केस? अनस्टेबल। तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी अनस्टेबल पर होगी, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी का मतलब स्टेबल। स्टेबल इक्विलिब्रियम। And finally, a situation may arise where u is constant, na maximum na minimum, over some region. तो इसको कहते हैं configuration of neutral equilibrium। इसमें क्या कहा जा रहा है? Small displacements from a position in this region produce neither restoring nor disrupting forces। मतलब ना तो वो वापस आएगा ना और आगे जाएगा, जहां छोड़ दिया वहीं पर। अब आपने कोन का एग्जांपल लिया है, अब पता नहीं तुम लोग कितना आइडिया है इसके बारे में। दुनिया के हर बॉडी का अपना एक सेंटर ऑफ मास होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। यस सर। तो कोई बॉडी बिल्कुल वर्टिकल खड़ी होगी, बिल्कुल वर्टिकल। आप ट्रायंगल से समझो, ट्रायंगल का सेंट्रॉइड पढ़ते हो? यस सर। तो आप फिलहाल सेंट्रॉइड को ही समझिए। सेंट्रॉइड, इसकी ग्राउंड से कुछ हाइट होगी। आप मान लो कोई ट्रायंगल है, वो टेबल पर है, ट्रायंगल रखा है। अब अगर आप इसे ट्रायंगल को टिल्ट करो तो इसका सेंट्रॉइड की जो हाइट होगी, हाइट ऑफ सेंट्रॉइड इंक्रीज कर जाएगी या डिक्रीज कर जाएगी? सोच के देखिए, अगर आप इसको टिल्ट कर देते हो। इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करेगी। अच्छा, अच्छा करके देखो जरा। एक बार दोबारा बोल दीजिए। यस करके सर, एक बार देखो। रिपीट कर दीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि एक ट्रायंगल मैंने टेबल पर खड़ा किया। अब आपको ना मैं थोड़ी सी रियल फिगर दिखाऊंगा तभी समझ पाओगे, ऐसे आप लोग समझ नहीं पाते हो। मतलब हम कह रहे हैं टेबल के ऊपर
टेंट टेंट कभी नहीं, तंबू वंबू में नहीं गए हो टेंट वगैरह में? यस यस सर। तो वैसे ही एक टेबल है, उसके ऊपर एक ट्रायंगल खड़ा कर दिया आपने वर्टिकली, ऐसे ट्रायंगल। तो उस ट्रायंगल का अपना एक सेंट्रॉइड है, ठीक है, उसका अपना एक सेंट्रॉइड पॉइंट है, उसकी टेबल से कुछ हाइट है h। अब कोई आए और इस ट्रायंगल को टिल्ट करो। मेरा क्वेश्चन ये है कि ट्रायंगल को टिल्ट करने पर इसका जो सेंट्रॉइड पॉइंट है वो टेबल से और ज्यादा हाइट पे चला जाएगा या उसकी हाइट कम होती चली जाएगी? कम होती होता कम होती जाएगी। करके देख लेना कभी, अगर ना हो तो ट्रायंगल बनाओ घर पे और बना के देख लेना। सेंट्रॉइड ये मैक्सिमम हाइट पर है इस समय अपने, किसी भी पॉलीगन का सेंट्रॉइड इस समय मैक्सिमम हाइट पे होगा। और जब हाइट मैक्सिमम होगी तो mgh वाले फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा रिलेट करेंगे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाले कंसेप्ट से। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आप बॉडीज को जब यहाँ पर कनेक्ट करोगे तो हमेशा डिस्टर्ब हो जाओगे। बॉडीज को इसलिए डिस्टर्ब हो जाओगे, देखिए मेरा बार बार कह रहा हूँ, मेरा कंसेप्ट जो चल रहा है यहाँ पर वो पार्टिकल्स को चल रहा है। स्मॉल साइज बॉडीज की बात हो रही है यहाँ पर, छोटे छोटे, इसीलिए मार्बल का एग्जांपल लिया है मैंने पहले। तो स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट, बड़े साइज के ऑब्जेक्ट्स की इक्विलिब्रियम यहाँ पर डिस्कस भी नहीं हो रही है, क्योंकि बड़े साइज के इक्विलिब्रियम के लिए तो टॉर्क वगैरह चाहिए। कार का एग्जांपल पीछे लिया था हम लोगों ने, जब कार के टर्निंग वाला एग्जांपल करवाया था क्लास में सर्कुलर मोशन के टाइम पर, वहां टॉर्क का यूज किया गया था। तो इनमें न जाने कितने कंसेप्ट्स हैं। उसके अलावा टिल्ट करने पर और क्या चीज होगी? टिल्ट करने पर कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी अभी, अगर हम इसको टिल्ट करेंगे तो। टिल्ट करने पर आप इस ट्राइंगल को मान लो टिल्ट करते हो, इस तरीके से टिल्ट कर दो, कोई इसको घुमा दे। अब टिल्ट करने के बाद अभी इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो लग रहा होगा वो पूरे बेस पे लगेगा, क्योंकि पूरा बेस इसके कांटेक्ट में है, सब जगह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आएंगी। टिल्ट करने के बाद एक पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगी। मतलब वो एक डिफिकल्ट वाली फिजिक्स की तरफ गुजरे हो आप, पूरा पूरा कंसेप्ट अलग लगेगा इसमें। तो इसको ना डिस्कस करें, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि कोन को टिल्ट करने पर वापस आएगा। एक काम करना, घर पे कोन को टिल्ट करना और थोड़ा ज्यादा टिल्ट कर देना। कम एंगल से टिल्ट करोगे तब तो ये वापस आ जाएगा, लेकिन थोड़े से ज्यादा एंगल से टिल्ट करके देख लेना जरा। इसको ना करिए अभी, अभी आपसे जो कहा जाए सिर्फ ये देखो। सर सर आपने जैसे कोन के में कहा कि ज्यादा करेंगे तो वापस नहीं आ पाएगा, लेकिन हिट मी वाले केस में तो कुछ भी नहीं होगा ना, उसमें तो वापस आएगा ही आएगा। सही है मेरे, उसको क्यों हम डिस्कस कर रहे हो यार, उसकी अलग। तुम लोग एक बात बताओ, सब हिट मी वाला केस क्या पार्टिकल मान के कर सकते हैं? मतलब हम क्या यही थ्योरी वहां भी लगा दे? नहीं सर। तो हम ये क्यों मान के चल रहे हैं कि हम इसी थ्योरी से सब सारे इक्विलिब्रियम समझाएंगे? आप पहले कैटेगराइज करो कि ये इक्विलिब्रियम एक सिंगल पार्टिकल की बात हो रही है, और जो आप लोग क्वेश्चंस पूछ रहे हो उसमें सिंगल पार्टिकल वाला कोई केस है ही नहीं, वो सब एक बड़े बड़ी बॉडीज की बात कर रहे हो आप। तो बड़ी बॉडीज का इक्विलिब्रियम सिर्फ एक लाइन में समझा नहीं सकते कि खाली फोर्स जीरो करके देख ले हम उसका। बाकी अब देखना यार क्यों होता है, क्वेश्चन के थ्रू समझा रहे हैं इसको। आनंद डाउन करो, बाद में पूछना। या ये गलत है, यहाँ पर एक्स क्यूब है, एफ इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 5/2 एक्स स्क्वायर एम प्लस 6x। ये है पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पूछा जा रहा है, और बार बार यहाँ पर पार्टिकल है। तो पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम निकालने का मतलब वो पॉइंट्स जहां पर f0 हो। दैट मीन्स आपको ये बताना है कि x की क्या वैल्यू होगी जब f0 होगा, ये बताना है आपको, x की वैल्यू जब f0 होगा। तो इक्वेशन में सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ एक्चुअली। ये
बाय मिस्टेक गलत इक्वेशन बन गई है। तो f यहाँ पर जो है ना वो x क्यूब नहीं है, गलत आ गया कुछ, ये x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, ये मिस्टेक है यहाँ पर। तो पोजीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है इसमें कौन कौन सी होंगी, दैट मीन्स x इक्वल टू कौन सी होंगी। तो जब ये f है तो इसको सिंपल है, क्वाड्रेटिक है, आप पता लगाओ कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए ताकि f 0 हो जाए। 3 and 2 तो f को 0 पुट करेंगे। 2 and 3। अब देखो एक मिनट, माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, इसको 0 करते ही आप फैक्टराइज कर सकते हो और x की वैल्यू 2 आएगी और x की वैल्यू 3 आएगी। इसका मतलब ये मैथमेटिक्स हो गई पूरी, कि x इक्वल टू 2 वाले पॉइंट पर भी f की वैल्यू 0 है और x इक्वल टू 3 वाले पॉइंट पर भी f की वैल्यू 0 है। तो इसमें दो इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं, ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है और ये भी इक्विलिब्रियम पॉइंट है। अब अगर मैं यहीं पर x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखता हूँ, x की वैल्यू 3 से ज्यादा, तो सिर्फ ये चेक करके बताओ कि पॉजिटिव आंसर आएगा या नेगेटिव आंसर आएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में अगर x की वैल्यू 3 से ज्यादा रखी जाए, मोर देन 3 वैल्यू, पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव, इसका मतलब फोर्स की डायरेक्शन राइट साइड है। और 2 से कोई कम वैल्यू रखो, लेस देन 2 कोई वैल्यू रखो जरा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 में x की वैल्यू 2 से कम रखूं, पॉजिटिव है, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव ही है, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। अब 2 और 3 के बीच की कोई वैल्यू रख के देख लो, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, वेरीफाई कर लेना, हालांकि वो आएगा नेगेटिव ही। कोई आप मैथमेटिक्स चल रही है, इसमें कोई फिजिक्स नहीं है। और x इक्वल टू 2 पर 0 आंसर है और x इक्वल टू 3 पर 0 आंसर है। सर वेवी कर्व जैसा लग रहा है। वही है, वही है वेवी कर्व, वही है एक्चुअली। अब देखो यहाँ पर ये कहा गया था कि अगर फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ जा रहा हो, फोर्स की डायरेक्शन ऐसे बाहर की तरफ जा रही हो, तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है? अनस्टेबल। और अगर फोर्स का डायरेक्शन टुवर्ड्स आ रहा हो, अंदर की तरफ आ रहा हो, स्टेबल। तो यहाँ पर कौन से पॉइंट पर स्टेबल है और कौन से पॉइंट पर अनस्टेबल है? तो 2 वाला स्टेबल और 3 वाला अनस्टेबल, ये है आपका आंसर। क्योंकि 2 पर फोर्सेस की डायरेक्शन टुवर्ड्स आ रही है और 3 वाले से हम बाहर जा रहे हैं। तो जिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम से फोर्सेस की डायरेक्शन बाहर की तरफ जाएगी वो अनस्टेबल है, और जिस पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम पर फोर्सेस की डायरेक्शन उसके अंदर की तरफ आएगी ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। और मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सिर्फ पार्टिकल्स के केसेस में बात हो रही है। अभी डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स का इक्विलिब्रियम आप इससे ना एक्सप्लेन करो, क्योंकि आप फंस जाओगे। डेली लाइफ के अंदर हम किसी भी पार्टिकल को नहीं दिखते, वो सब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं। उनका इक्विलिब्रियम रोटेशनल मैकेनिक्स में अंडर टॉपिक टॉर्क डिस्कस किया जाएगा आपका। ये कर्व है, ये क्वेश्चन है, लेकिन ये सबके लिए नहीं है, मैं पहले बता दूं। दिस इज, ये तभी करिएगा जब आप एक्चुअल में आप इंटरेस्टेड हो जेईई एडवांस की टॉप रैंक्स में, या फिर एक्चुअल में इंटरेस्टेड हो आप ओलंपियाड्स में, तब करना, अदरवाइज छोड़ देना इसको। ये खुद करना है आपको, मैं नहीं बता रहा। तो अगर करना चाहते हैं तो इसमें दो कंसेप्ट हैं, एक बाइंडिंग एनर्जी का और एक एस्केप करने का। और एस्केप करने वाला कंसेप्ट ग्रेविटेशन में यूज करना होता है, एस्केप वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए। बट बहुत ही कंसेप्चुअल पॉइंट है, बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। बट प्रैक्टिस करनी पड़ेगा अगर आप कर पाओगे तो। नेक्स्ट पे आइए, बस ये लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म कर ले। पावर। सर लास्ट क्वेश्चन में जो बाइंडिंग एनर्जी है वो सब लग रहा है, तो आगे पढ़ना है क्या हम लोग? आगे पढ़ेंगे आप खुद सर्च करके पढ़ो इसके बारे में, मैं बताऊंगा नहीं। मैं इसलिए नहीं बताऊंगा, मैं इतनी एक हिंट कर सकता हूँ, बस एक हिंट ये कि किसी भी सिस्टम की जो मैकेनिकल एनर्जी होती है, मैं एक हिंट कर सकता हूँ, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैं आपको हिंट कर सकता हूँ कि क्या कभी ऐसा हो सकता है
कैन पोटेंशियल एनर्जी बी मोर देन द मैकेनिकल एनर्जी? नो सर। नो सर। नो सर। क्यों नहीं हो सकता? सर हो सकता है। क्या तो कुछ भी पोटेंशियल ऐसे एनर्जी? फिक्स नहीं है। होने को तो हो सकता है अगर पोटेंशियल एनर्जी मतलब अबे नहीं हो ध्यान से सोच के नहीं हो बोलो सकता, जरा। नहीं हो सकता। ध्यान से सोच। मैकेनिकल है, नहीं सर, नहीं हो सकता। काइनेटिक हो सकते, पोटेंशियल नहीं हो सकते। तो अभी तो कह रहे थे कि होने को तो हो सकता है सर काइनेटिक एनर्जी हमेशा के लिए पॉजिटिव है। भाई। सॉरी हाँ, सर, काइनेटिक एनर्जी सोचिए तो काइनेटिक एनर्जी हो सकती है, पोटेंशियल एनर्जी कभी नहीं हो सकती। तो नहीं, आंसर है नो। यानी यू कैन नॉट हैव अ पोटेंशियल एनर्जी विच इज मोर देन द मैकेनिकल एनर्जी। हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तब होगा जब काइनेटिक नेगेटिव आ जाए, और नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी कभी आती नहीं। यस सर, पोटेंशियल नेगेटिव आ जाती है, फिर काइनेटिक एनर्जी कभी कभी मैकेनिकल जरूर हो सकती है। तीसरा, कैन यू बी लेस इक्वल टू ई मैकेनिकल? यस सर। यस सर। जब काइनेटिक जीरो होता है, तो जब जब वेलोसिटी खत्म हो जाए काइनेटिक काइनेटिक। जीरो हो जाए। ठीक। और तीसरा कैन पोटेंशियल एनर्जी बी लेस देन ई मैकेनिकल? तो ये तो आराम से होगा। यस सर। ये आराम से हो सकता है। ये इसी आइडिया के ऊपर क्वेश्चन है पूरी तरीके से, कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। एक पार्ट डिस्कस कर लेते हैं इसमें ग्राफ के ऊपर। आइडेंटिफाई ईच इक्विलिब्रियम पोजीशंस, और ये बताइए वो स्टेबल है कि अनस्टेबल है कि न्यूट्रल है। तो यहाँ पर कहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम है? देखो ये पॉइंट यहाँ पर मिनिमम है, तो मिनिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, मैक्सिमम, फिर मिनिमम है। देखिए फिर से मिनिमम है। माउंटेन और वैली कंसेप्ट लगाओ, जहां वैली आ जाए वहां मिनिमम, जहां माउंटेन आ जाए वहां मैक्सिमम। और इसके बाद मतलब 4 के बाद यहाँ पर लगभग वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट है। सो वो टेंडिंग टू वाला ग्राफ बन रहा है हाँ यस। हाँ टेंडिंग तो जो मिनिमम है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। मैक्सिमम वाला अनस्टेबल, अनस्टेबल, फिर स्टेबल इक्विलिब्रियम, और जो कांस्टेंट है वो न्यूट्रल। पहला वाला है। अब कह रहे हैं द पार्टिकल विल बी बाउंड इफ टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इन व्हाट रेंज? बाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंड का मतलब ये हो गया ठीक है। बाउंड का मतलब क्या होता है? बाउंड का मतलब एक पार्टिकल बाउंडेड है। सर कंस्ट्रेंड है। हाँ देखिए हाँ कंस्ट्रेंट है, मतलब बाउंड। देखिए बाउंड मतलब बंधे हुए हो आप, तो बंधे हुए मतलब किससे बंधे हुए हैं हम लोग? मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड होगा। अच्छा अगर मैं आपसे ये कह दूं, देखो पार्टिकल विल बी बाउंड इफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इन व्हाट रेंज, क्वेश्चन पूछना चाह रही है। एक्चुअली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, मैं चाहता था इसको कि आप लोग करें। उसके बाद इस पूरे ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको? बताओ, पूरे ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी की सबसे ज्यादा वैल्यू कहाँ दिख रही है? कितनी कितनी? +6। सुनिएगा, अगर एक पार्टिकल की जो मैकेनिकल एनर्जी है, अगर एक पार्टिकल की मैकेनिकल एनर्जी 6 जूल से ज्यादा है, मान लो मोर देन 6 जूल है, और पूरे ग्राफ में पोटेंशियल एनर्जी कहीं पर भी 6 जूल से ज्यादा नहीं है, और एनर्जी कंजर्व भी है, तो जो हमारी मैकेनिकल एनर्जी है, मैं बार बार बोल रहा हूं, देखो मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक प्लस पोटेंशियल को मिला करके आता है K + U। तो काइनेटिक बढ़ती जा रही है। सुनिए तो, नहीं, मैकेनिकल एनर्जी हमने 6 जूल से ज्यादा ले ली। एज एग्जांपल मैंने मान लो 7 जूल कर दिया, कोई एग्जांपल चूज किया मैंने, तो लेफ्ट हैंड साइड 7 फिक्स हो गया। K और U फिक्स नहीं है। K और U
इंडिविजुअली वेरी करेंगे। मतलब काइनेटिक बदल सकता है, पोटेंशियल भी बदल सकता है, लेकिन दोनों का टोटल नहीं बदलेगा। यस सर, क्योंकि वो कंजर्व्ड रहेगा। वो कंजर्व्ड है। लेकिन ग्राफ के हिसाब से u की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है पूरे ग्राफ के हिसाब से? +6 जूल। तो u जो कि वेरिएबल है वो बदल करके भी कभी भी 6 को तो क्रॉस करेगा नहीं। यस सर। हाँ सर जो पहला वाला है, मतलब जो सी पार्ट है रेंज वाला, उसका आंसर 0.5 से 3.5 है। अब यार पता नहीं, देखो पहले बी डिस्कस कर ले, बताएंगे उसको भी। कंसेप्ट पे आ जाने दो, एक बार बता रहे उस पर भी आ रहे हैं। देखिए जब पोटेंशियल की हाईएस्ट वैल्यू 6 है तो क्या कभी भी काइनेटिक एनर्जी 1 से नीचे जाएगी? नो सर। लेफ्ट हैंड साइड 7 फिक्स है। लेफ्ट हैंड साइड पर जो 7 देख रहे हो वो फिक्स है, वो नहीं बदलेगा। यहां पर फिक्स वैल्यू है। तो काइनेटिक की वैल्यू क्या हुई? 7 माइनस u, और u ग्राफ के हिसाब से उसकी क्या रेंज है? ग्राफ के हिसाब से देख लो u की रेंज क्या है, कहां से कहां तक है वो ग्राफ? -6 तो फिर काइनेटिक एनर्जी की क्या रेंज आएगी? रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी? 1 to 13। 1 to 13। तो अब देखना आप, मतलब कुल मिलाकर के ये हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की जो रेंज है, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, वो 1 से 13 है। इसका मतलब नेवर 0। इसका क्या मतलब हुआ? पार्टिकल नेवर स्टॉप्स। पार्टिकल रेस्ट पे नहीं आएगा कभी। तो अब एक बात बताओ, मान लो, सुनो तो मेरी बात, मान लो आप अर्थ की सरफेस से किसी बॉडी को थ्रो करें और वो बॉडी कभी स्टॉप हो ही ना, फेंकने के बाद नेवर स्टॉप्स। क्या मतलब हुआ इसका? फेंकने के बाद वो कभी रुकी ही नहीं। सर एस्केप कर गई। सर वो अर्थ से निकल गई, एस्केप कर गई। क्योंकि अगर रुक गए तो वापस आना पड़ेगा, रुक गए तो फिर ग्रेविटी नीचे ले आएगी। बात समझ में आई कि नहीं आ रही आपको ये? कि अगर एक बॉडी ने मोशन स्टार्ट किया और उसके बाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, वो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा वो, पूरी लाइफ में कब रुकना नहीं है उसको। तो क्या यह अर्थ के ग्रेविटेशनल बेल्ट को क्रॉस नहीं कर गया? यस सर। तो इसी को कहा जाता है कि बॉडी एस्केप कर गई। यानी कंडीशंस टू एस्केप क्या होगा? कंडीशंस टू एस्केप, बॉडी को एस्केप करने की कंडीशंस अगर चाहिए तो मैं आपसे कह रहा हूं मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी की हाईएस्ट वैल्यू से। बोलिए होगा कि नहीं होगा? देखो जल्दी से। पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम 6 था, मैंने उससे बड़ी वैल्यू 7 ली थी। अब आप देखो, अब आपको एक नया कंसेप्ट दे रहे हैं। दूसरा केस मानते हैं हम लोग, अनदर केस। अब आप एक काम करें, देखो हमको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। लेट मैकेनिकल एनर्जी इज 5 जूल और ये कंजर्व है। पोटेंशियल एनर्जी, इसकी रेंज ग्राफ के हिसाब से देख लो, रेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ के हिसाब से -6 जूल से -6 to 6 -6 जूल से +6 जूल है। तो रेंज ऑफ के क्या आएगा? आप देखो जरा, रेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी -1 to 11 माइनस, क्योंकि तो यहाँ तो 5 हो गया और 5 में से u हो गया ना, एक तरीके से 5 माइनस u हुआ। अब u की वैल्यू -6 से +6 के बीच में, so 11 to -1, मतलब -1 to 11।
तो क्या -1 to 11 के रेंज में कभी 0 नहीं आएगा? यस सर, आएगा स्टॉप होगी सर नहीं। आएगा। मतलब समवेयर पार्टिकल विल स्टॉप। यस सर। यस सर। कभी ना कभी तो V0 आएगा ही ना। यस सर। और अगर पार्टिकल यस सर। आप अर्थ वाले से कंपेयर करो, अगर आपने बॉडी फेंकी और किसी भी हाइट पे जाके रुका, वो आगे का मोशन किस तरफ होगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड। टुवर्ड्स। मतलब वापस आपको अर्थ पे आना पड़ेगा। यस सर। इसका मतलब आप अर्थ से बाउंडेड हो, आप अर्थ से बाउंडेड हो, आप अर्थ को हमेशा के लिए छोड़ के नहीं जा सकते। सर जी तो जो आपने वो लास्ट लाइन में रेंज ऑफ के लिखा है, तो वो तो हमने मैकेनिकल एनर्जी बस एक अज्यूम्ड वैल्यू ले ली, इसलिए नेगेटिव में आ रहा है। नहीं तो उसी के तो कंडीशन, तो ये तो क्वेश्चन मतलब सुनिए, एक मैं बता रहा हूँ, काइनेटिक नेगेटिव तो हो नहीं सकता सुनिए ना। तो मैं बता रहा हूँ, एक मिनट कंप्लीट करके बता रहा हूँ ना, मैं आपको सब चीजें क्लियर करूंगा। कंडीशन टू बी बाउंडेड, कंडीशन टू बी बाउंडेड, एक एस्केप करने की कंडीशन, अब बाउंड होने की कंडीशन, कि मैकेनिकल एनर्जी शुड बी लेस देन मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी, उससे कम कर दो। एक एग्जांपल दिखा के खत्म करेंगे इसको। देखो अभी खत्म करने का मतलब आपको पूरी तरीके से समझाते हैं कि क्या है कहानी, इसकी कहानी कहाँ से आती है पूरी। बहुत आसान है, फॉर्मूले से पढ़ना बताना बहुत आसान है, और उतना ही टफ है समझ पाना। एग्जाम्पल ऑफ अर्थ लेते हैं हम लोग, और हम लोग अगर अर्थ के सेंटर से बाहर है, मान लो r डिस्टेंस पे, मास ऑफ अर्थ कैपिटल M है, और यहाँ पर एक पार्टिकल है जिसका मास m है। अब इतना मैं एज्यूम करता हूँ कि इतना बेसिक नॉलेज सबके पास है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है विच इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय G/m/r²। ये सबको पता है। और अब आपने यहाँ पर ये भी पढ़ लिया है कि फोर्स इक्वल टू -du/dx, अभी हम लोगों ने पढ़ा था। लेकिन यहाँ पर मैं x नहीं लगाऊंगा, यहाँ पर मैं r लगाऊंगा, क्योंकि फोर्स r का फंक्शन है। तो मैं कहूंगा -du/dr इक्वल टू फोर्स विच इज कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r²। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर। प्रॉब्लम ये है कि फोर्स का जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव साइड की तरफ है। तो हम फोर्स के आगे एक और क्या लगाएंगे, माइनस का साइन, बिकॉज ये नेगेटिव फोर्स है। अब आप क्या करो, dr को राइट साइड ले जाओ, तो बन जाएगा du इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m dr डिवाइडेड बाय r²। और अब हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, तो Gmm तो बाहर रहेगा। अब 1/r² का इंटीग्रेशन, इसको अलग से दिखा देते हैं। 1/r² को आप r⁻² लिख सकते हो, और इंटीग्रेशन में जो रूल होता है वो कहता है कि जो पावर है उसमें +1 करके, और नीचे भी आप -2+1 कर सकते हो। तो रूल इंटीग्रेशन का जो है क्या बन जाएगा, ये -1/r। -1/r। दिस इज -1 डिवाइडेड बाय r। और प्लस मतलब ये होता है, लेकिन मैं अभी थोड़ा डेप्थ में नहीं जा रहा, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा, बट ये एक ग्रेविटेशन की पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है। जिन लोगों के स्कूलों में हो गया होगा वो समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला वहां पे ड्राइव कैसे होता है। -Gmm। यस सर, ये इंफिनिटी से लेते हैं हम रेफरेंस पोटेंशियल का। इंफिनिटी, बिल्कुल। अब इस हिसाब से ये पोटेंशियल एनर्जी है। तो अगर हमने एक मास को कुछ v वेलोसिटी दी, अब सुनिएगा स्टेटमेंट थोड़ा सा, एक मास को v वेलोसिटी दी, तो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई,
मैकेनिकल एनर्जी की वैल्यू। तो अगर हमने v वेलोसिटी दे रखी है तो काइनेटिक वाली तो हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, और पोटेंशियल का डेरिवेशन किया अभी तो माइनस जी एम एम बाई आर, ये हो गई मैकेनिकल एनर्जी। अभी पीछे किसी ने कहा कि भाई मैकेनिकल एनर्जी तो हमने माना है, हमने माना नहीं है। हम किसी पार्टिकल को फेंकेंगे तो हमें को पता होगा क्या काइनेटिक एनर्जी है उसकी, और कहां से फेंक रहे हैं, कहां से फेंक रहे हैं ये भी पता होगा। सर एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए, आपकी वॉइस सर आपकी वॉइस चली गई। बीच में आपकी आवाज चली गई। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, तो मैं कह रहा हूँ मैकेनिकल एनर्जी, सुनिए, मैकेनिकल एनर्जी के दो कंपोनेंट्स हैं, काइनेटिक और पोटेंशियल। काइनेटिक वाला कंपोनेंट तो हमको पता होगा ना कि हमने कौन से मास को फेंका है, कितनी स्पीड से फेंका है, ये तो मेरी नॉलेज में होगा कि नहीं होगा। भाई इसरो एक सैटेलाइट लॉन्च करता है, तो इसरो को पता नहीं है कि वो सैटेलाइट कितने किलोग्राम का है, या उसको ये नहीं पता है कि उसने कितने वेलोसिटी से लॉन्च किया है। सर पता होगा, साइंटिस्ट लोग हैं। अच्छा, और कहाँ लॉन्च किया ये भी पता है, यस सर। यानी उनको आर भी पता है। तो जब उनको सब कुछ पता है तो यानी कि उनको मैकेनिकल एनर्जी का आइडिया नहीं है पूरा। मैकेनिकल एनर्जी तो पूरी तरीके से आप डिसाइड कर सकते हो ना क्या होगी। सैटेलाइट को कितनी हाइट पे जाकर के लॉन्च करना है ये आपके कंट्रोल में है, कितनी स्पीड से लॉन्च करना है ये भी मेरे कंट्रोल में है। यानी प्रैक्टिकली मैकेनिकल एनर्जी प्री डिफाइंड होती है, पहले से डिफाइंड होती है। अब ये जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर, क्या रेंज है इसकी, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। देखो, तो स्मॉल आर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, मतलब आप पार्टिकल और अर्थ के बीच कम से कम क्या डिस्टेंस पुट कर सकते हो। पार्टिकल और अर्थ को कितना क्लोज ला, जीरो कैसे कर दोगे, अर्थ के सेंटर पे थोड़ी रख सर दोगे। जो अर्थ का जो रेडियस है, सरफेस सॉरी कोर में तो नहीं घुसा सकते थे। हाँ रेडियस। लेकिन मिनिमम वैल्यू जीरो है यहाँ पर, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जीरो है। अब आपको सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि मिनिमम वैल्यू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर है। नेगेटिव वाली वैल्यू मिनिमम होगी और जीरो वाली वैल्यू मैक्सिमम होगी। जीरो नेगेटिव से तो बड़ा ही नंबर है। यस सर, यस सर, यस सर। तो मैक्सिमम एनर्जी जीरो है यहाँ पर, और वो तब होता है जब आर इनफाइनाइट होगा। और पीछे मैंने भी आपसे क्या कंडीशन दी हुई है, अगर एस्केप करना है, भागना चाहते हो तो क्या कर लो, मैकेनिकल एनर्जी पोटेंशियल के हाईएस्ट वैल्यू से ज्यादा कर दो। मतलब सैटेलाइट को इतनी स्पीड से लॉन्च करो कि उसकी ये जो मैकेनिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जीरो से बड़ी हो जाए। यानी v शुड बी मोर देन रूट ऑफ 2g कैपिटल M डिवाइडेड बाय r, इससे ज्यादा स्पीड से लॉन्च करिए। और इसी को ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ाया जाता है आपको। यस सर, 11 किलोमीटर पर 11.1 किलोमीटर स्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट, समथिंग लाइक दैट। लेकिन वहां कोई नहीं समझाएगा कि हमने पॉजिटिव क्यों किया इसको। तो ये इसीलिए बोला था ये बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, एक्चुअली कंसेप्ट समझने के लिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। देखिए, हम लोग ड्रीम करते हैं बच्चा कि हमारी रैंक ये आ जाए, हम लोग ड्रीम करते हैं, लेकिन उसके लिए जो पेन लेना पड़ रहा है, कितना पेन लेना पड़ रहा है ये सोचो आप। और अब आप सोच के देखना कभी भी रियलिस्टिकली कि टॉप 100 की रैंक लाने वाले लोग क्या क्या करते होंगे, मतलब वो कितना पढ़ते होंगे, आई मीन कितना डीप में पढ़ते होंगे सब्जेक्ट को। हम लोग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो फ्रस्ट्रेट हो रहे, क्विट कर देते हो, आप छोड़ देते हो तुरंत ही। और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। सो रियलिस्टिक गोल बनाइए और अभी भी अलर्ट हो जाओ, बता रहे अभी भी सीरियस हो जाइए। जो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है, किसी भी तरीके का वेस्टेज ऑफ टाइम
आज के आज से ही बंद कर दो आप लोग, वरना सिर्फ सपने देखोगे आप कि मेरी 400 रैंक, 200 रैंक, 250 रैंक, 100 रैंक, 10 रैंक आएगी, और आएगी वो 5000 रैंक, 6000 रैंक, 8000 रैंक, और सिलेक्शन भी नहीं होगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि हम किसी भी स्टेज पर इम्प्रूव कर जाएंगे, ऐसा लगता है आप लोग को कि यार कोई बात नहीं 2 महीने बाद इम्प्रूव कर जाएंगे, कर ही नहीं पाओगे। कंसेप्चुअली टॉपिक्स इतने स्ट्रांग हैं, 2 चीजें हैं, आप इसको अपनी आंखें बंद कर लो, आंखें बंद करके इन सारे टॉपिक्स को छोड़ दो तो सब कुछ आसान है, लेकिन वो खुद को ब्लफ करने वाली बात है। पेपर वाले दिन रियलाइज हो जाएगा यार कि हमने गलती कर दी। और अभी लोगों को लगता है कि कोई बात नहीं, मेंस एडवांस नहीं होगा तो मेंस तो हो ही जाएगा। आना जरा कंपटीशन में, आपको बताएंगे कैसे कैसे बच्चे हैं वहां पर। क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, इनको समझने में दर्द बहुत होता है भाई, पेन होगा, बट एक फेमस वर्ड कहा गया है कि नो पेन नो गेन, तो वही यहाँ भी होल्ड करता है। ये 2 कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है आगे से पूरे फिजिक्स में। एस्केप कराना है तो मैकेनिकल को हाईएस्ट पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा कर दीजिए, और अगर बाउंडेड रहना है तो मैकेनिकल को मैक्सिमम पोटेंशियल से कम कर दीजिए। सर बस ये पूछना था सर, जो आपने काइनेटिक एनर्जी की रेंज लिखी थी, तो इसमें वो माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है? माइनस होगा नहीं, कहीं माइनस होगा नहीं, वो तो मैथमेटिकल इसका मतलब माइनस होने से पहले पार्टिकल रुकेगा ना यार। यस सर। तो रुकने के बाद वो लौट जाएगा, माइनस हो ही नहीं पाएगा ना। ओके सर। ये तो मैथमेटिकल कंसेप्ट है कि -1 से 11, ये तो इस बात को दिखाने के लिए लिखा था कि इसके बीच में 0 आएगा। यस सर। जिसका मतलब समवेयर पार्टिकल विल स्टॉप एंड रिटर्न। यस सर, ठीक है। अब कह रहे हैं कि मान लो सपोज दैट द सिस्टम है। हाँ जी बच्चा पूछो। सर जब काइनेटिक एनर्जी से -1 से 11 थी, तो बीच में 0 आया तो वो स्टॉप होगी बॉडी, अर्थ से हमने जब फेंकी ऊपर, तो फिर मतलब उसको डाउनवर्ड्स आ जाना चाहिए। बट अगर हमने अगर वो काफी हाइट में गई और वहां तक अर्थ का ग्रेविटेशन नहीं वर्क करा, अर्थ का ग्रेविटेशन बच्चा इनफाइनाइट तो डाउनवर्ड्स क्यों आएगी? अर्थ का ग्रेविटेशन कभी खत्म नहीं होता। देखिए Gm1m2/r², r की किसी भी वैल्यू पर कुछ तो फोर्स लगेगा ही ना। r की चाहे जितनी बड़ी वैल्यू पुट कर लो, f की वैल्यू तो आएगी ना, कुछ छोटी वैल्यू आए, फोर्स कम लगेगा लेकिन 0 नहीं लगेगा। फोर्स 0 होने के लिए तुमको r इनफाइनाइट रखना पड़ेगा। समझ गए आपका पॉइंट? कि मतलब चाहे कितनी भी हाइट पे चले जाओ तब भी फोर्स लगता रहेगा, 0 नहीं होगा कभी। और तो थोड़ा सा भी फोर्स इनफाइनाइट आर रख दिया तो फिर वो फर्स्ट वाला केस हो जाएगा, इनफाइनाइट एस्केप कर जाएगी। एस्केप हो गया वो। अब क्या कह रहे हैं? सपोज दैट द सिस्टम हैज -3 जूल, एनर्जी -3 जूल की है। द रेंज ऑफ पोजिशंस वेयर द पार्टिकल कैन बी फाउंड। अब मैं इस क्वेश्चन को छोड़ दे रहा हूँ यार, क्योंकि सारे कराने का मतलब फिर ना ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती है। एक्चुअली ब्रेन एक्सरसाइज के लिए ये बहुत जरूरी है कि कुछ क्वेश्चंस आप खुद से करें। आई मीन सारे टीचरों से हेल्प ना लें या फिर इधर उधर से हेल्प ना लें, लगाओ उसके ऊपर दिमाग अपना। हिंट मैंने कर दिए यहाँ पर, ये हिंट लगाओ दिमाग बाकी के पार्ट्स में। और अगर ये आप अपने आप कर ले गए, मान लीजिए अगर सेल्फ से कर लेगा, तो इसका मतलब चैप्टर क्लियर है। फॉर्मूला नहीं, एक्चुअल में क्लियर हो गया तुम्हें चैप्टर। फॉर्मूले को लोग समझते हैं कि फिजिक्स हमको आती है, mgh पढ़ लिया, हाफ kx² पढ़ लिया, और ये समझने लगे कि बस हो गई फिजिक्स हमारी और हम कोई भी क्वेश्चंस कर लेंगे। और ये वही लोग हैं जो फिर ये कहते हैं कि सर समझ तो सब आता है लेकिन न्यूमेरिकल कुछ नहीं होते मेरे से। तो नेक्स्ट क्लास में बस इस क्वेश्चन के आंसर्स बता दीजिएगा, अगली क्लास। ठीक है बता देंगे, बट इसको करिएगा। ये पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट 2 दिन से चल रहा है,
आप समझो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी कंसेप्ट जो है। और ये टॉपिक जो मैंने लिखा बाइंडिंग एनर्जी और एनर्जी टू एस्केप, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स का। ये इस चैप्टर के अलावा न जाने कितने चैप्टर्स में आएगा। मैंने एक ग्रेविटेशन का एग्जांपल दिखाया है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी आएगा, मैग्नेटिज्म में भी आएगा, न जाने कितने चैप्टर्स में आएगा। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर क्लास 11th का पोर्शन ये वीक हो गया, यहाँ पर अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दी, तो 12th में रिकवरी का कोई चांस नहीं है। रिकवरी का चांस टॉप रैंक्स के लिए नहीं है, रिकवर करके आप एक एवरेज रैंक को ला सकते हो। भाई कुछ लोग कहते हो प्रॉब्लम होती है कि सर हम स्कूल का होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं, कोचिंग का काम नहीं कर पा रहे हैं, हमसे टाइम मैनेज नहीं हो रहा है। तो आप क्या चाहते हो कि हम लोग रिलैक्स कर दें आपको, स्कूल वाले आपको रिलैक्स कर दें? आप अपना लेवल नहीं बढ़ाने को तैयार हो, सामने वाले से कह रहे हो कि लेवल डाउन कर दीजिए आप लोग। दुनिया का कोई भी कंपटीशन उसके हिसाब से, तुम कंपटीशन को स्पोर्ट्स से कंपेयर कर लो यार, स्पोर्ट्स के थ्रू। स्पोर्ट्स में प्लेयर अपना लेवल इंप्रूव करेंगे कि गेम का लेवल डाउन कर दिया जाएगा? बंद कर दो भाई साहब, जितनी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है आपकी, टीवी, सोशल मीडिया और व्हाट्सएप और गॉसिप्स करते हो ये सब, और दोस्तों से फालतू की बातचीत कर रहा है, टोटल बंद कर दीजिए, वरना ग्रेजुअली टाइम आपके हाथ से स्लिप कर रहा है। और अब आप फिजिक्स के उस पोर्शन पे आ चुके हो जहां से रियल में फिजिक्स स्टार्ट हुई है। तुम लोग को काइनेमेटिक्स डिफिकल्ट लगता था, और मैं ये कह रहा हूँ कि काइनेमेटिक्स तो फिर भी आसान है, बहुत आसान टॉपिक है, क्योंकि वो सिंपल मैथ है, ये लॉजिक्स है। करिएगा इसको डिस्कस, जो भी होगा कंसेप्ट पूरा, ग्रेविटेशन वाला कंसेप्ट। अब ये पावर रह गया, लेकिन अब ये हो नहीं पाएगा आज, पावर लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का। बट ये पावर में भी मैं इतनी वार्निंग दे रहा हूँ कि पावर में भी लोगों को बस अगर पूछो तो पहला उनका आंसर ये आता है पावर का क्या होता है, आप पूछ के देखना, तो फर्स्ट आंसर आएगा वर्क अपॉन टाइम। पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। बस इसके बियॉन्ड कुछ जानते ही नहीं। ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर दे रहे यार, बेइज्जती अच्छी नहीं लगती।